यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। तो मुझे एक बात बताइए, ब्रेक से पहले हमने पढ़ा था, अब अपन ब्रेक के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला सबसे पहला कॉन्सेप्ट गाइस, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं आपकी बुक में पेज नंबर 323 पे दे रखा है, बाद में देख लेना आपका ध्यान इधर होना चाहिए। हमने एक सेक्शन पढ़ने वाले हैं जिसमें सेक्शन का नंबर है 11(1)(a) और 11(1)(a) इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रस्ट। सर एक बात बताओ, अगर कोई ट्रस्ट है और ट्रस्ट जो है उसको कैपिटल गेन हुआ तो क्या कैपिटल गेन भी एग्जेम्प्ट होगा क्या? क्योंकि कल से हम जो पढ़ रहे हैं उसमें मैं बार बार ये लिखता हूं, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। ऐसा ही लिखा था, आपने देखा था, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। बट गाइस कैपिटल गेन में तो ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन में तो ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का। तो सर क्वेश्चन यहां पे ये आता है, क्या कैपिटल गेन जो है वो कैपिटल गेन जो है वो कैपिटल गेन के केस में भी क्या हमको एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो गाइस लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि जो कैपिटल गेन हुआ आपका वो कैपिटल गेन के केस में भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। बट एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा उसका एक तरीका थोड़ा अलग है। मतलब आपने कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर की और कैपिटल असेट ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन हुआ, तो कैपिटल गेन के केस में भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा अगर आप कोई दूसरी कैपिटल असेट खरीद लेते हो। अगर कोई ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट दूसरी कैपिटल असेट खरीद लेता है तो उस पर्टिकुलर केस में एग्जेम्पशन मिलेगा। कैसे? एक बार आप समझने की कोशिश करिए, आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए, अगर मान लो एक ट्रस्ट है, उसका कोई ओल्ड असेट था और ट्रस्ट ने क्या किया, ओल्ड असेट को बेच दिया। और ओल्ड असेट को बेचा, उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लो 10 लाख रुपीज है। 10 लाख रुपीज इज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और ओल्ड असेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो सपोज 6 लाख रुपीज है। तो मुझे बताइए यहां कैपिटल गेन कितना हुआ? ओल्ड असेट पे आपका जो कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन 4 लाख रुपीज आ गया। अब एक बात समझना, अगर आप न्यू असेट खरीदते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ये जो कैपिटल गेन 4 लाख है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आपने कोई नया असेट खरीदा तो इस प्रीवियस ईयर में। लेकिन सर एक बात बताओ, एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा? तो देखो, अगर आपका नेट कंसिडरेशन फुल्ली यूटिलाइज हो गया, मतलब ये जो नेट कंसिडरेशन है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये पूरा यूटिलाइज हो गया तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन नेट कंसिडरेशन पार्टली यूटिलाइज हुआ तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा। किसी ने बोला कि सर यहां पे तो प्रोपोर्शनेट होगा, जैसा 54 में पढ़ा था, 54F में कैपिटल गेन में, क्या वैसा कुछ है क्या? आंसर इज नो। वैसा होता तो मैं 1 मिनट में ऐसा बोल के निकल जाता कि एग्जेम्पशन मिलेगी कैपिटल गेन की सिमिलर टू द 54F। वैसा नहीं है। यहां एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी पता है? यहां पे अगर आपने नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज कर दिया तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर पार्टली यूटिलाइज किया तो बाबू यहां पे आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलेगा। दैट इज कॉस्ट ऑफ न्यू असेट, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट। कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट है, ऐसे एग्जेम्पशन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट। सर आप क्या बोल रहे हो? समझाता हूं, टेंशन मत लो। एक एग्जांपल लेते हैं और अपन लिखते हैं कुछ केसेस। मैं यहां पे लेता हूं कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस आपका कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट और फिर लास्ट में आपका एग्जेम्पशन कितना आएगा। तो देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट, जो बचेगा वो एग्जेम्पशन। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते, एक बात बताओ, जैसे केस नंबर 1, आपने ओल्ड असेट बेचा जो कि 6 लाख में खरीदा था, बेचा 10 लाख में। अब एक बात बताओ, न्यू असेट मान लो आपने 9 लाख में खरीदा। न्यू असेट आपने 9 लाख में खरीदा, 9 लाख इज द कॉस्ट ऑफ न्यू असेट। माइनस आपका कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट इज 6 लाख,
तो बाबू कैपिटल गेन के सामने आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगा ना वो 3 लाख का मिलेगा। मींस 3 लाख रुपीज है वो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, 4 लाख में से आपका 3 लाख एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर मान लो आपने न्यू असेट 10 लाख का खरीदा, मींस आपने जो नेट कंसिडरेशन है ये पूरा यूटिलाइज कर दिया, 10 लाख का खरीदा, तो बेटा ओल्ड असेट का आपका कॉस्ट कितना था 6 लाख, तो आपका कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन पूरे 4 लाख का मिल जाएगा। टोटल 4 लाख इज योर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। अब एक बात समझना, तीसरे केस में आपने नया असेट 7 लाख में खरीदा, ओल्ड असेट का कॉस्ट आपका 6 लाख का था, तो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन आपको 1 लाख का मिलेगा। कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन आपको 1 लाख का मिलेगा। अब एक बात समझना, चौथा पॉइंट, अगर मान लो नया असेट आपने 6 लाख में खरीदा, पुराना असेट भी आपका 6 लाख का ही था, तो बेटा यहां कैपिटल गेन के सामने कुछ भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने नया असेट 5 लाख में खरीदा, पुरानी असेट का कॉस्ट 6 लाख था, तो बेटा यहां पे आपको कैपिटल गेन के सामने कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपने फॉर एन एग्जांपल नया असेट आपने 12 लाख में खरीदा, आपका ओल्ड असेट का कॉस्ट आपका 6 लाख था, तो बेटा यहां तो 6 लाख का एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, बट नहीं ना, आपका कैपिटल गेन 4 लाख है, तो आपका 4 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर एक बात बताऊं ना, कुछ भी समझ में नहीं आया। सर समझ में नहीं आया, आप क्या बोलना चाहते हैं, समझ में ही नहीं आया। ये आपने क्या किया है सर, ये सर क्या किया है सर, ऐसा सर मैंने ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि आप ऐसे पढ़ाते होंगे कि भैया ओल्ड असेट में से मतलब आपका कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट करो, जो बचेगा उतना एग्जेम्पशन। आप ऐसा तो नहीं बताएंगे, कम से कम आप तो हमेशा लॉजिक बताते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है करके, ठीक है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूं इसके लॉजिक पे कि ऐसा क्यों हो रहा है करके, ठीक है। देखो इधर देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो, लिखना छोड़ दो, 1 मिनट में आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, आपने एक असेट है जो ओल्ड असेट है, ये आपने 6 लाख में खरीदा था पहले, अभी आपने 10 लाख में बेचा, आपको 4 लाख का कैपिटल गेन हुआ। अब एक बात बताओ, अगर आप इस असेट को बेच के न्यू असेट आपने 9 लाख में खरीदा, मुझे एक बात बताओ, न्यू असेट आपने 9 लाख में खरीदा, मुझे एक बात बताओ, आपने ओल्ड असेट को बेचा और फिर आपने न्यू असेट खरीदा। एक बात बताओ, ओल्ड असेट जब भी खरीदा होगा आज से पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, जब भी खरीदा होगा, तो मैं एक बात बताऊं, आप 6 लाख ऑलरेडी अप्लाइड में ले चुके होंगे। भाई एक बात बताओ, जब आपने ओल्ड असेट खरीदा होगा तब 6 लाख आप ऑलरेडी अप्लाइड में ले चुके होंगे। जब भी आपने ओल्ड असेट खरीदा होगा तो 6 लाख आप ऑलरेडी अप्लाइड में ले चुके होंगे। अभी आप उसी असेट को बेच के और आप न्यू असेट 9 लाख में खरीद रहे हैं, तो बाबू 6 लाख तो आप ऑलरेडी अप्लाइड में ले चुके होंगे। जब आपने ओल्ड असेट खरीदा होगा तो अभी आपका फ्रेश एप्लीकेशन 3 लाख है, और 3 लाख का हम क्या करेंगे, आपको एग्जेम्पशन दे देंगे अगेंस्ट द कैपिटल गेन। 3 लाख का हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे अगेंस्ट द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के सामने आप ये 3 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम कर लीजिए। दूसरी चीज, अगर आप न्यू असेट 10 लाख में खरीदते हैं, तो न्यू असेट जब आपने 10 लाख में खरीदा, तो सर एक बात बताओ, 6 लाख तो आप ऑलरेडी एप्लीकेशन ले चुके होंगे जब आपने ओल्ड असेट खरीदा था। अब ये 4 लाख का फ्रेश एप्लीकेशन है, ये 4 लाख का एप्लीकेशन हम आपको कैपिटल गेन के सामने दे देते हैं, तो 4 लाख का एग्जेम्पशन आप कैपिटल गेन के सामने क्लेम कर लीजिए। अब एक बात बताओ, आपने अगर न्यू असेट 7 लाख का खरीदा, तो एक बात बताओ, 6 लाख तो आप ऑलरेडी अप्लाइड में ले चुके होंगे जब आपने ओल्ड असेट खरीदा था ये वाला। अभी उसी को बेच के नया खरीद रहे हैं, तो आप 7 लाख में खरीद रहे हो, तो 1 लाख का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है ना, वो एग्जेम्पशन ले लीजिए आप कैपिटल गेन के सामने। अब एक बात बताओ,
अगर आपने न्यू असेट, ओल्ड असेट 6 लाख में खरीदा था, अब आपने बेच दिया, नया असेट आपने 6 लाख में ही खरीदा, तो भैया आपने कुछ भी नया एप्लीकेशन तो किया ही नहीं, क्योंकि 6 लाख अभी आप नया असेट खरीद रहे हो, इसका तो ऑलरेडी एप्लीकेशन ले लिया होगा जब आपने पुराना असेट खरीदा था। तो बाबू यहां पे आपको कैपिटल गेन के सामने कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अब यहां एक और चीज समझना, सर एक बात बताओ, जब हम ये 9 लाख या 10 लाख या 7 लाख या 6 लाख 5 लाख ये जब नई असेट खरीद रहे हैं, तो क्या इसको इस साल के एप्लीकेशन में ले सकते हैं क्या? क्योंकि हम लोग जो इनकम होगी उसमें से 15% करेंगे, 85% करेंगे, 85% में से अप्लाइड करेंगे, तो क्या इसको अप्लाइड में ले सकते हैं क्या? राइट आंसर इज नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक बात बताओ, ये 9 लाख में से 6 लाख तो अप्लाइड ऑलरेडी तब लिया होगा जब आपने पुरानी असेट खरीदी थी, आज से बहुत पहले। और बेटा 3 लाख का एप्लीकेशन हम आपको कैपिटल गेन के सामने दे रहे हैं ना, 3 लाख का एप्लीकेशन हम आपको कैपिटल गेन के सामने दे रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में ये 9 लाख को अब इस साल के एप्लीकेशन में नहीं आएगा। इस साल में आपको सिर्फ 3 लाख का कैपिटल गेन होगा, उसके सामने एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपने न्यू असेट 12 लाख की खरीदी, आपने 12 लाख का खर्चा किया, तो न्यू असेट जब आपने 12 लाख की खरीदी, तो मुझे बताओ आपने 6 लाख का एप्लीकेशन तो तब लिया होगा जब पुरानी असेट खरीदी होगी। आपने 4 लाख का एग्जेम्पशन आप कैपिटल गेन के सामने ले रहे हो, तो कितना बचा? 2 लाख बचा ना। तो 2 लाख को यहां पे आप ले लीजिए फ्रेश एप्लीकेशन। तो इस साल में अगर आपने 12 लाख की ये असेट खरीदी, तो इस केस में आपका जो 2 लाख रुपीज है ना, ये 2 लाख रुपीज आपका फ्रेश एप्लीकेशन आ जाएगा। यहां 2 लाख रुपीज जो है वो 2 लाख रुपीज है, वो आपका फ्रेश एप्लीकेशन आ जाएगा। भाई बड़ा सिंपल है ना। आप एक बात बताओ, एक पुरानी असेट थी उसको आपने बेचा, और उसको बेचने के लिए बाद आपने एक नई असेट 12 लाख में खरीदी, तो 12 लाख का खर्चा किया। लेकिन एक बात बताओ, इसमें से आपने पुरानी असेट बेची है, तो जब पुरानी असेट खरीदी होगी तब आप ऑलरेडी 6 लाख एप्लीकेशन ले चुके हो। आप 4 लाख का एप्लीकेशन कैपिटल गेन के सामने ले रहे हो, एग्जेम्पशन ले रहे हो, तो 2 लाख का फ्रेश एप्लीकेशन है, वो आप इस साल के एप्लीकेशन में ले सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात बताओ, मैंने ट्राई किया इसका लॉजिक समझाने का, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा? कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट, जितना बचेगा उतना आप कैपिटल गेन के सामने एग्जेम्पशन ले लो। कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट, जितना बचेगा उतना आप कैपिटल गेन के सामने एग्जेम्पशन ले लो करके। ठीक है, चलिए एक काम करिए, इसको कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए। पंकज भाई आप मोबाइल में रहते हो, फिर आपको एकदम याद आ जाता है थोड़े दिन बाद। कॉपी करिए इसको कहीं पे। लास्ट में 2 लाख का फ्रेश एप्लीकेशन, अभी मैं वापस समझाता हूं। यार क्या ऐसी बातें करते हो यार तुम लोग। चलिए डन। एक बार इसका कॉपी हो गया, फिर मैं एक बार लास्ट में एक बार वापस समझा दूंगा। इसका कॉपी हो गया हो तो बोलो डन है। मानी अभी समझाता हूं मैं।
आकाश भाई कर लो, मंदिर के थ्रू ब्लैक एंड व्हाइट जितना करना है करो। अरे भाई कैपिटल गेन आपका 4 लाख ही है तो फिर कैसा? चलो इधर दो। डन, एक बार सब लोगों का हो गया? एक बार डन बोलो सब लोग, एक बार सब लोग डन बोलो इसको। हाँ जी, चलिए अब सिंपल सा एक बार मैं वापस बता रहा हूं, आपका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है? अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। देखो क्वेश्चन ही आता है कि ट्रस्ट को अगर कैपिटल गेन हुआ तो सर कैपिटल गेन पे भी एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं, क्योंकि कैपिटल गेन इज नॉट बेसिकली इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, इट इज द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी ना। तो कैपिटल गेन के सामने भी एग्जेम्पशन मिल सकता है कब? अगर आप कोई दूसरी असेट खरीद लो, जैसे आपने ये पुरानी असेट बेची 10 लाख में जिसकी कॉस्ट 6 लाख थी, 4 लाख का कैपिटल गेन हुआ। अगर आप दूसरी असेट खरीद लेते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? अगर ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, जिसको नेट कंसिडरेशन बोल रहा हूं मैं, नेट कंसिडरेशन आपने फुल्ली यूटिलाइज कर दिया, जैसे यहां फुल्ली यूटिलाइज कर दिया, तो आपका कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट है। अगर नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज कर दिया तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट है, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, आप अगर नई असेट 10 लाख में खरीद रहे हो, तो एक बात बताओ, नया असेट 10 लाख में खरीद रहे हो, इसमें से 6 लाख का अप्लाई तो आपने ऑलरेडी ले लिया होगा जब आपने पुरानी असेट खरीदी होगी। तो ये जो पुरानी असेट खरीदी होगी तो 6 लाख का अप्लाई तो ऑलरेडी 6 लाख का ले लिया था। 4 लाख का एप्लीकेशन हम आपको कैपिटल गेन के सामने दे रहे हैं, तो कैपिटल गेन आपका 4 लाख पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। बट अब इस साल के फ्रेश एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं आएगा आउट ऑफ दिस 10 लाख। अब एक बात बताओ, अगर आपने पार्टली यूटिलाइज किया, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने क्या किया कि बाबू यहां नेट कंसिडरेशन 10 लाख था, आपने 9 लाख में 9 लाख में न्यू असेट खरीदी। तो एक बात बताओ, 9 लाख में जब न्यू असेट खरीदी मतलब खर्चा किया, बट इसमें से ऑलरेडी 6 लाख का अप्लाइड तो आप ले चुके हो जब आपने पुरानी असेट खरीदी थी, क्योंकि यहां पुराने को बेच के ही तो नया खरीद रहे हो। बट जब पुरानी असेट खरीदी होगी तब ऑलरेडी आप 6 लाख अप्लाइड में ले चुके होंगे उस साल में। तो फ्रेश कितना 3 लाख कर रहे हैं, तो 3 लाख जो है वो हम आपको कैपिटल गेन के सामने एग्जेम्पशन दे देते हैं। ये जो 3 लाख है ये हम आपको कैपिटल गेन के सामने एग्जेम्पशन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस साल के फ्रेश एप्लीकेशन में और कुछ नहीं लोगे, कैपिटल गेन के सामने आप 3 लाख एग्जेम्पशन ले लोगे। अब एक बात समझना, अगर आप नई असेट खरीदते हैं और वो नई असेट फॉर एन एग्जांपल आपने 12 लाख की खरीदी, तो आपने 12 लाख का खर्चा किया, तो 12 लाख इस साल के अप्लाइड में आना चाहिए। लेकिन रुको, 12 लाख में से 6 लाख आप ऑलरेडी अप्लाइड में ले चुके थे जब आपने पुरानी असेट खरीदी थी। 4 लाख का एप्लीकेशन हम आपको कैपिटल गेन के सामने दे रहे हैं, 4 लाख का कैपिटल गेन के सामने एग्जेम्पशन दे रहे हैं। तो अब इस साल का एप्लीकेशन कितना लेना बचा है? 2 लाख ना, तो 2 लाख आप इस साल के फ्रेश एप्लीकेशन में ले सकते हैं। मतलब इस साल जब आप बनाएंगे ना, तो कैपिटल गेन 4 लाख के सामने 4 लाख अप्लाइड ले लीजिए और बाकी 2 लाख का इस साल में एडिशनल आप जो है वो फ्रेश एप्लीकेशन है वो आप ले सकते हैं। भाई मैं इतना ही अच्छे से समझा सकता था, मेरी कैपेबिलिटी यहां पे खत्म हो जाती है। और मैं वापस बोल देता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान रखना, अगर नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज कर दिया तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट, नेट कंसिडरेशन पार्टली यूटिलाइज किया तो कैपिटल गेन इज पार्टली एग्जेम्प्ट एज पर द फॉर्मूला। फॉर्मूला यहां पे है कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट। डन। चलिए अब एक काम करते हैं गाइस, है ना, एक इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसको लेके मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, बट आप आज होमवर्क में जब क्वेश्चन करोगे तो वो तुम्हारे आंखों के सामने आएगा, आप भी अपना माथा पीट लोगे, बट ऐसा ही है, दे रखा है वैसा अपने को करना पड़ेगा। हुआ क्या है उसमें कि मान लो जैसे कैपिटल गेन है आपका 4 लाख है, कैपिटल गेन आपका 4 लाख है, ठीक है, कैपिटल गेन आपका 4 लाख है। अब आपने न्यू असेट 10 लाख में खरीदी तो आपका कैपिटल गेन पूरा 4 लाख एग्जेम्प्ट होना चाहिए। तो कैपिटल गेन आपका 4 लाख है और इसका एग्जेम्पशन न्यू असेट अगर 10 लाख में खरीदी तो न्यू असेट 10 लाख में खरीदी तो कैपिटल गेन पूरा 4 लाख एग्जेम्प्ट होना चाहिए। अब इंस्टीट्यूट ने कैसा किया है पता है,
ये जो कैपिटल गेन 4 लाख है, इस पे एक तो 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया 60,000, तो बचा कितना 3,40,000। और अब कैपिटल गेन बोला एग्जेम्प्ट वाला 11(1)(a) में, और यहां पे 4 लाख लिया है। ऐसा किया है इंस्टीट्यूट ने। मेरे को यह लगता है कि भाई जब आपने नेट कंसिडरेशन यूटिलाइज पूरा कर लिया तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट होना चाहिए, मतलब 4 लाख ही एग्जेम्पशन मिलना चाहिए था, 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। मैंने बात भी की इंस्टीट्यूट में, वो बोलते सर ऐसा कहां मना किया है, कैपिटल गेन के सामने ये 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये सेट असाइड वाला नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ले लो, तो उन्होंने बोला ले लिया हमने, तो 15% पहले इधर ले लिया और फिर पूरा 4 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो, आपको 60,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया ना, क्योंकि आपने 4 लाख में से पहले तो 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया और यहाँ 4 लाख का पूरा एग्जेम्पशन ले लिया करके, ठीक है। तो ऐसा किया है। तो आप जब आज एक क्वेश्चन देखोगे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 21 के आसपास रहेगा, 20 या 21 के आसपास, तब आपको ये समझ में आएगा। चलिए अब अपन चलते हैं गाइस एक इंटरेस्टिंग वाले चीज पे। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट। अच्छा, और एक और चीज मैं बता दूं, हो सकता है आज का लेक्चर 30-40 मिनट एक्सटेंड हो, बट डोंट वरी, यहां से लेके आपका जो लेक्चर है वो आपको ओपन मोड में मिलेगा। मतलब आज समझ लो 9:30 के बाद का, अभी के बाद का जो लेक्चर है वो आपको YouTube पे मैं ओपन मोड में दे दूंगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आप चले जाइए, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट चालू कर रहा हूं वो बीच में मैं आज नहीं छोड़ पाऊंगा उसको करके, ठीक है। उसको मैं बीच में नहीं छोड़ पाऊंगा, इसके लिए आप लोग आ जाइए सीधा आपकी बुक में पेज नंबर 320 पे, पेज नंबर 320 पे, पेज नंबर 320 पे। हाँ, ऑफिस चले जाइए, आधे घंटे का लेक्चर बाद में देख लेना, ठीक है। चलिए आ जाइए सर, टैक्स ऑडिट है, तुम्हारी रोज ऑडिट है, रिटर्न फाइलिंग है, सब है, हमारा कुछ नहीं है करके, ठीक है। हमारा कुछ नहीं है, तुम्हारी ऑडिट है, टैक्स रिटर्न फाइलिंग है, सब है करके, ठीक है। आप प्राची, हाँ चलो अब आप आ जाइए सब लोग। हाँ, ओपन में देने का कोई लॉजिक नहीं होता है, बट तो भी मैं दे देता हूं आपको, बैकअप तो दे ही रखा है, बट तो भी मैं दे देता हूं, अच्छा आदमी दे देता हूं, ठीक है। के बाद में ये लोग ऐसे चिल्लम चाली ना करे करके बोलेंगे हमारा तो बैकअप है, बैकअप में देखने के लिए है, ये है वो है, इसके लिए। चलो आ जाओ सब लोग। गाइस अब थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट लिटिल इजी करके, ठीक है। चलिए आ जाइए सब लोग। सबसे पहले गाइस ये जो ट्रस्ट होते हैं ना, ट्रस्ट को अपन कल से पढ़ रहे हैं कि 11-12 का एग्जेम्पशन मिलता है, बट ये 11-12 का एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि ट्रस्ट है ना रजिस्टर्ड होना चाहिए 12AB में। सबसे पहली कंडीशन, जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट को 11-12 की एग्जेम्पशन जो अपन कल से पढ़ रहे हैं वो भैया तभी आपको मिलेगी जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे पहला तो ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 12AB, और दूसरी चीज, अगर ट्रस्ट की इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, ये एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले, जो 11-12 का एग्जेम्पशन वगैरह लेते हैं उससे पहले इनकी जो इनकम है, ग्रॉस रिसीट इन सिंपल वर्ड, वो अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो ट्रस्ट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी और उसकी ऑडिट करानी पड़ेगी। एंड तीसरी कंडीशन ये है कि ट्रस्ट को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) और 139(4), मतलब बिलेटेड तक भी कर सकते हैं, चलेगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ही ट्रस्ट को एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज ट्रस्ट को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 अवेलेबल इफ ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB। पहली चीज तो ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 12AB में। दूसरी चीज, द टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12। 11 एंड 12 का एग्जेम्पशन जो मिलता है ट्रस्ट को, वो लेने से पहले वाला इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, मतलब ट्रस्ट का इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, ये एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला, then trust is required to maintain books of accounts and document and get it audited from the auditor and furnish the audit report within the time given under section 44AB। जो टैक्स ऑडिट का टाइम होता है दैट इज 30th सितंबर तक आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। एंड तीसरी कंडीशन, द रिटर्न ऑफ द ट्रस्ट फाइल अंडर सेक्शन 139(4)(a अप टू द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) एंड 139(4) करके। अब गाइस एक बात समझना, हम चल रहे हैं ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता कैसे है,
क्योंकि तीन कंडीशन, ट्रस्ट को एग्जेम्पशन लेना है तो पहला 12AB में रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा ट्रस्ट की इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला ग्रॉस रिसिट, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी, उसकी ऑडिट करानी पड़ेगी, और तीसरी कंडीशन ट्रस्ट को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, लाइक अप टू द ड्यू डेट 139(1) वाला या फिर 4 वाला जो बिलेटेड रिटर्न है वो भी चलेगा, तो ट्रस्ट को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो ट्रस्ट को एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब एक बात समझना, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। गाइस एक बात बताऊं, पहले क्या होता था, 1/4/2021 से पहले, 1/4/2021 से पहले, इससे पहले क्या होता था, ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड होते थे ना, वो रजिस्टर्ड होते थे 12A सेक्शन में या 12AA सेक्शन, ये दो सेक्शन होती थी जिसमें ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते थे। लेकिन उनको एक बात बताऊं, लाइफ में सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन लेना होता था, लाइफ में एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया, फिर उसके बाद वापस रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया, फिर ट्रस्ट अपना काम करता रहे, उसको वापस से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे हैं जो 50 साल पुराने हैं, 60 साल पुराने हैं, जब उनसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता था तो वो दे ही नहीं पाते थे बेचारे, वो दे ही नहीं पाते थे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दे पाते थे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे ही नहीं पाते थे। तो निर्मला सीतारमण जी ने 2021 में क्या किया पता है, निर्मला सीतारमण जी ने 2021 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया प्रोसेस बनाया और एक नई सेक्शन डाली गई 12AB करके, और अब बोला कि जितने भी ट्रस्ट है ना उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 12AB में। पहले 12AA हुआ करती थी, 12A हुआ करती थी, वो सब हट गया। अभी ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 12AB में, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब एक बात बताओ सर, 12AB में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यस 12AB में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन सर एक बात बताओ, जो पुराने ट्रस्ट थे जो कि पहले 12AA में रजिस्टर्ड थे, 12AA में रजिस्टर्ड थे या 12A में रजिस्टर्ड थे, इन लोगों को क्या वापस से अभी 12AB में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? निर्मला सीतारमण जी ने बोला आंसर इज यस। जितने पुराने ट्रस्ट थे उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन करना पड़ेगा, और 12AA से अब 12AB के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और उनको 3 महीने का टाइम दिया था कि आप एक काम करो, ट्रांजिट कर जाओ नए में 12AB में, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन करो, 3 महीने का टाइम है, और 3 महीने के अंदर अंदर, लेकिन वो उस टाइम को बढ़ाते उन्होंने काफी बढ़ाया करके, ठीक है, और बढ़ाते लास्ट में जाते 30 जून 2024 तक टाइम को बढ़ाया, और बोला तुम एक काम करो कि नए में रजिस्टर्ड करा दो 12AB में, और कमिश्नर क्या करेगा, आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन दे देगा और अगले 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन देगा। और गाइस अब सिस्टम क्या है पता है, हर 5 साल में अगेन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, हर 5 साल में, एवरी 5 इयर्स में आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब इस प्रोसेस में अब देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जो भी तुम्हारे एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थे, जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे अंडर सेक्शन 12A या 12AA में, उनको क्या बोला था, टाइम लिमिट फॉर द मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12AB, टाइम लिमिट था 3 मंथ फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021, दैट इज 30 जून 2021 तक इनको ऑनलाइन एक फॉर्म फाइल करना था 10A करके, और 10A में इनको रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फाइल करना था। लेकिन इस डेट को बढ़ाते एज पर सर्कुलर 30 जून 2024 तक चले गए। और अगर ट्रस्ट ने एप्लीकेशन किया तो बेटा टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको कब तक रजिस्ट्रेशन 12AB में दे देंगे पता है, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। जिस महीने में एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ उस मंथ के एंड से 3 महीने के अंदर अंदर इसको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। कौन सी सेक्शन में, 12AB में। और रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए अप्लाई होगा, ये रजिस्ट्रेशन 5 इयर्स के लिए अप्लाई होगा, और इसमें कोई भी इंक्वायरी वगैरह नहीं की जाएगी, विदाउट इंक्वायरी इसको ट्रांजिट कर दिया जाएगा। एंड ट्रस्ट को एग्जेम्पशन कब से मिलेगी, तो एग्जेम्पशन तो उसको पहले से मिल रही है ना, तो मिलती रहेगी। तो देखो, फ्रॉम द असेसमेंट ईयर फॉर विच अर्लियर रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड, तो पहले से उसका रजिस्ट्रेशन था तो एग्जेम्पशन पहले से उसको मिल ही रही थी तो उसको मिलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन मैकेनिज्म।
जो आज की डेट में रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि एक बात बताओ, आज की डेट में तो ये ऑलरेडी पहले हो चुका होगा। ये तो 2021-22 की बात है, अब 2025 में जाके क्यों ही होगा, वो तो ऑलरेडी हो चुका होगा ना। सो दिस पार्ट इज ऑलरेडी डन, ये जो पार्ट है ये आपका ऑलरेडी हो चुका होगा, तो आज की डेट में ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। ये क्या था कि जब ये स्कीम 12AB की नई लेके आए, तो 12AB की नई स्कीम लेके आए, 12AB की नई स्कीम लेके आए 1 अप्रैल 2021 से, तो इन्होंने क्या बोला कि जो पुराने ट्रस्ट है उनको सबको 12AB में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एंड उसके लिए उनको 3 मंथ का टाइम दिया था, बट उसको बढ़ाते 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 30 जून 2024 तक भी उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो अगर उन्होंने एप्लीकेशन किया, जिस मंथ में एप्लीकेशन मिला उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर इनको 5 इयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा विदाउट एनी इंक्वायरी, कुछ भी इंक्वायरी नहीं करेंगे, 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दे देंगे और एग्जामिनेशन उनको पहले से मिलती रहेगी। बट आज की डेट में ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, आई थिंक एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए भी ये रिलेवेंट नहीं है। अब रिलेवेंट क्या है वो ध्यान देते हैं। और पॉइंट नंबर 2, अगर आप नया ट्रस्ट बनाते हो, तो देखो आपने नया ट्रस्ट बनाया, अगर न्यू ट्रस्ट आप बनाते हो एंड अप्लाइंग फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AB, अगर आपने नया ट्रस्ट बनाया और अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कब तक अप्लाई करना पड़ेगा? आपको अप्लाइड करना पड़ेगा कब तक? 1 month prior to the commencement of the previous year relevant to the assessment year for which registration is required, और रजिस्ट्रेशन इज शॉर्ट। तो भैया जिस ईयर के लिए, जिस असेसमेंट ईयर के प्रीवियस ईयर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, उस प्रीवियस ईयर के स्टार्ट होने से 1 महीने पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एंड गाइस, अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया तो डिपार्टमेंट बिना इंक्वायरी के आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा 3 साल के लिए, बट वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देगा। और भाई साहब रजिस्ट्रेशन कब तक देगा कमिश्नर? 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। जैसे ही कमिश्नर को एप्लीकेशन मिला उस मंथ के एंड से, उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर अंदर वो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देगा 3 इयर्स के लिए। एंड गाइस, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विदाउट इंक्वायरी आपको दे दिया जाएगा। एक बात बताओ, अब तो यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप इसमें देने वाले हो गलत जवाब, बट तो भी मैं तो पूछूंगा। एक बात बताओ, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रस्ट नया है, न्यू ट्रस्ट अप्लाइंग फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन। आपने नया ट्रस्ट बनाया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना है? अप्लाई करने का टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट तो देखो, टाइम लिमिट क्या है? 1 month prior to the commencement of the previous year relevant for the assessment year for which registration is required। अब एक बात बताओ मुझे एक एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करना। मेरा अगले महीने बर्थडे है, मेरा अगले महीने बर्थडे है 10 दिसंबर को, ठीक है? चलो अब मुझे आप बताना, हाँ, मेरा अगले महीने 10 दिसंबर 2025 इस डेट को मेरा बर्थडे है, अब हुआ क्या, इस बर्थडे के दिन हम सब आपस में बैठे थे और हमने सोचा यार चलो कुछ भलाई का काम करते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं। तो हमने सोचा कि बीबी बाबा ट्रस्ट बनाते हैं, बीबी बाबा ट्रस्ट बनाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, बीबी बाबा ट्रस्ट बनाते हैं 10 दिसंबर 2025 को हमने सोचा, तो हमको ट्रस्ट बनाना है और ट्रस्ट को एग्जेम्पशन चाहिए प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, हमको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब तक करना पड़ेगा? हमको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब तक करना पड़ेगा, बोलो ना। 10 दिसंबर 2025 को मेरा बर्थडे है, उस दिन हमने सोचा कि चलो यार एक बीबी बाबा ट्रस्ट बनाते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि प्रीवियस ईयर 25-26 चल रहा है, तो 25-26 में एग्जामिशन चाहिए हमको, अगर कुछ इनकम हुआ तो। मुझे बताओ हमको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब तक करना पड़ेगा एज पर दिस लैंग्वेज? अगर इस लैंग्वेज के हिसाब से जाओगे तो बेटा हमको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब तक करना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने का टाइम लिमिट कब तक मुझे अप्लाई करना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर 10A।
कब तक अप्लाई करना पड़ेगा? हमको प्रीवियस ईयर 25-26 से चाहिए। हाँ जी, लॉ बोलता है कि भाई साहब एप्लीकेशन कब तक करना पड़ेगा? 1 month prior to the commencement of the previous year relevant to the assessment year for which registration is out। मतलब जिस ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, उस असेसमेंट ईयर का जो प्रीवियस ईयर चालू होगा वो प्रीवियस ईयर चालू होने से 1 महीना पहले, प्रीवियस ईयर चालू होने से 1 महीना पहले। तो सब लोगों को ये लग रहा है कि एक बात बताओ सर, हमको प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो 25-26 प्रीवियस ईयर चालू कब होगा? 1 अप्रैल 2025। और इससे 1 महीना पहले, मतलब मार्च महीने से पहले, मतलब 28 फेब 2025 तक जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। बट बाबू ये तो बड़ा ही इलॉजिकल है ना, कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम दिसंबर में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिसंबर में हम लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, दिसंबर में बैठे बैठे हमने प्लान किया कि हमको बीबी बाबा ट्रस्ट बनाना है, तो हम क्या इसके पहले यहां सपना आएगा जो इस डेट तक जाके हम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप एक बात बताओ, 10 दिसंबर को डिसाइड कर रहे हैं ट्रस्ट बनाना है, तो क्या हम रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन 28 फेब 2025 को यहां से पहले, भाई 10 महीने पहले हमको कैसे, क्या सपना आएगा? राइट आंसर इज, आप जो सोच रहे हो, जब ये प्रोविजन आया ना, मैंने भी 2 घंटे सोचा, और आपको पता है 2 घंटे सोचने के बाद मैंने खुद को चमाट मारा, थप्पड़ मारा। उसके बाद मुझे क्लिक हुआ कि ये बोलना क्या चाहते हैं। ए गाइस, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने से 1 महीना पहले, क्या ये सही बोल रहे हैं? आंसर इज यस, सही बोल रहे हैं। लेकिन गाइस एक बात बताओ, अगर आपको पहला टॉपिक याद रहे, जब मैंने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बताया था, विद्या ऐसा नहीं है, पहला टॉपिक अगर आपको याद रहे, जहां मैंने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बताया था, मैंने बोला था प्रीवियस ईयर जो है वो स्टार्ट कब से होता है? प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन था। अगर आपका कोई नया बिजनेस चालू हो रहा है, या नया सोर्स ऑफ एक्टिविटी आ रहा है, या नया सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, तो वहां पे आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है उस डेट से जब आपका नया इनकम या नया सोर्स या नया एक्टिविटी स्टार्ट हुआ। तो मुझे एक बात बताओ भाई साहब, आज बैठे बैठे हमने सोचा कि हम लोग जो है वो ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, और ट्रस्ट की एक्टिविटी चालू करेंगे वैलेंटाइन डे से। मान लो मैंने ये सोचा, नितिन भाई आप जो बोल रहे हो वो गलत है, मैंने ये सोचा कि हम ट्रस्ट की एक्टिविटी चालू करेंगे 14 फेब 2026, इस डेट से ट्रस्ट की एक्टिविटी चालू करेंगे। तो भाई एक बात बताओ, एक्टिविटी चालू करने से 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि एक्टिविटी इस डेट को चालू होगा, तो मेरा प्रीवियस ईयर चालू होगा 14 फेब 2026 से, और मेरा प्रीवियस ईयर रहेगा टिल 31 मार्च 2026 तक। तो ये प्रीवियस ईयर स्टार्ट 14 फेब से हो रहा है, तो इससे 1 महीने पहले, मतलब 15 जनवरी 2026 से पहले मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना है। तो क्या ये तो पॉसिबल है या नहीं? राइट आंसर इज यस, ये तो पॉसिबल है ना, ये तो पॉसिबल है ना। तो एक बात बताओ, जिस ईयर में नया एक्टिविटी चालू कर रहे हो, नया बिजनेस कर रहे हो, तो जहां से बिजनेस चालू हो रहा है, एक्टिविटी चालू हो रही है, वहां से प्रीवियस ईयर चालू होता है। तो एक्टिविटी स्टार्ट करने के एग्जैक्टली 1 महीने पहले तक आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, तो ये लैंग्वेज बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने का मतलब होता है आपकी जब फ्रेश आपका रजिस्ट्रेशन है, नया ट्रस्ट है, तो नए ट्रस्ट के केस में जब आपका एक्टिविटी चालू होने वाला है उससे 1 महीने पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, चलो आपको ये पहला वाला तो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, दूसरे से अपने को पढ़ना है कि अगर आपका नया ट्रस्ट है गाइस, तो नए ट्रस्ट के केस में क्या करना है कि जो आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने वाला है, मतलब एक्टिविटी चालू होने वाला है, उससे 1 महीने पहले आपको अप्लाई करना है। और जैसे ही आपने अप्लाई किया, वो बंदा क्या करेगा, कमिश्नर क्या करेगा, 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन आपको जो देगा वो बाबू 3 इयर्स के लिए देगा। जो रजिस्ट्रेशन आपको देगा वो 3 इयर्स के लिए देगा। एंड गाइस, ये रजिस्ट्रेशन आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देगा विदाउट एनी इंक्वायरी। और आपको एग्जेम्पशन कब से मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा फ्रॉम द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन वाज मेड। तो जिस प्रीवियस ईयर में आपने एप्लीकेशन किया है उसी प्रीवियस ईयर से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन आपको 3 साल के लिए देगा और इसको अपन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। समझ में आया? तो देखिए, मैंने आपको क्या बोला अभी समझना। अगर आज की डेट में कोई नया ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराने जाता है तो एप्लीकेशन कब तक करना है? आपका एक्टिविटी चालू होने से, मतलब प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने से 1 महीना पहले। कमिश्नर आपको रजिस्ट्रेशन कब तक देगा? विद इन द 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द कमिश्नर। एंड गाइस, रजिस्ट्रेशन आपको 3 इयर्स के लिए मिलेगा विदाउट एनी इंक्वायरी। कुछ भी इंक्वायरी नहीं की जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा विद इन 1 मंथ। और भाई साहब, वो रजिस्ट्रेशन आपके 3 इयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा और वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। तो जैसे जिस ईयर में आपने अप्लाई किया, देखो कैसा होता है ये रजिस्ट्रेशन। आपने जैसे आज की डेट में अप्लाई किया तो प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26, मतलब असेसमेंट ईयर 26-27। तो 26-27, असेसमेंट ईयर 27-28 एंड असेसमेंट ईयर 28-29, ये 3 साल के लिए आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। मींस कमिश्नर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देगा, सीधा रजिस्ट्रेशन देगा बिना किसी इंक्वायरी के, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अब आप बोलोगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैसे लगता है? तो गाइस, अगर मैं आपको बात करूं तो देखो, ये फॉर्म नंबर 10AC में कमिश्नर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देता है। जैसे एक ट्रस्ट ने अप्लाई किया, उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया, लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। यहां पे ट्रस्ट का पेन नंबर आता है, यहां नाम आता है, एड्रेस आता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN, यहां एप्लीकेशन नंबर, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया है। अब डेट ऑफ कौन सा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन? 2021 है। देखो सितंबर 2021, मतलब बाबू यहां पे इसने कौन से ईयर में, प्रीवियस, इसने ऑब्वियसली अगस्त में एप्लीकेशन किया होगा। तो क्योंकि एप्लीकेशन जैसे ही किया होगा उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर अंदर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। तो ये बेटा प्रीवियस ईयर 21-22 है, मतलब असेसमेंट ईयर आपका 22-23 है, तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो आपको 3 साल के लिए मिलेगा। दैट इज असेसमेंट ईयर 22-23 से लेके असेसमेंट ईयर 24-25 तक है, ये 3 साल के लिए आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अब एक बात समझना, यहां पे ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का ये ऐसा ऑर्डर आता है और यहां पे जो भी कमिश्नर है, जिस कमिश्नर ने ये रजिस्ट्रेशन दिया है, उस कमिश्नर का यहां पे डिजिटल सिग्नेचर है, वो आ जाता है। दिस इज कॉल्ड योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ये तुम्हारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर लिखा होता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर। अब एक बात समझना, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम पॉइंट कि गाइस, अगर कोई भी नया ट्रस्ट है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब तक करना है? सबसे पहले आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। कब तक करना है? एक्टिविटी चालू होने के 1 महीने पहले करके, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर चालू होने से 1 महीना पहले। वो आपको रजिस्ट्रेशन ऑर्डर कब तक बना के देंगे? 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। कुछ भी इंक्वायरी नहीं करेंगे, बिना इंक्वायरी के 3 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। दैट इज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अब एक चीज समझना, जब आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया है तो अब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए भी तो जाना होगा, क्योंकि पहले आपको जो मिला था 3 असेसमेंट ईयर के लिए, जिस ईयर में एप्लीकेशन किया था उस असेसमेंट ईयर से 3 असेसमेंट ईयर के लिए मिला था। तो जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया था, अब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो कब तक करना पड़ेगा? तो गाइज, ट्रस्ट ग्रांटेड द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, नाउ अप्लाइंग फॉर द फाइनल रजिस्ट्रेशन। और फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब तक करना है पता है? या तो अगर आपने एक्टिविटी चालू कर दी, एक्टिविटी चालू करने से 6 महीने के अंदर अंदर,
मतलब जैसे ही आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी विद इन द 6 मंथ, एक्टिविटी स्टार्ट होने से 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब एक्सपायर हो रहा है, वो एक्सपायर होने से 6 महीने पहले, जो विच एवर इज अर्लियर वाला टाइम रहेगा, उसके में आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइस जैसे एक बात बताओ, आपका ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर है। अब ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर ये 3 असेसमेंट ईयर के लिए मिला है, असेसमेंट ईयर 22-23 से लेके असेसमेंट ईयर 24-25। अब या तो जब एक्टिविटी चालू की, एक्टिविटी चालू करने से एग्जैक्टली 6 महीने के बाद के अंदर अंदर, मतलब विद इन द 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, और जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है, बाबू ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका एक्सपायर होगा असेसमेंट ईयर 24-25 में, मतलब 31 मार्च 2025 को एक्सपायर हो रहा है। तो 31 मार्च 2025 को एक्सपायर हो रहा है, तो उससे 6 महीने पहले मींस 30 सितंबर 2024 आइदर ये वाली डेट, या फिर अगर उन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी तो एक्टिविटी स्टार्ट करने की डेट से विद इन द 6 मंथ जो भी अर्लियर वाली डेट आएगी तब तक इनको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई कब तक करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखना अगला पॉइंट में क्या दे रखा है, ट्रस्ट ग्रांटेड द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, नाउ अप्लाइंग फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। कब तक करना है, 6 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द अप्रूवल, मतलब जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल है वो एक्सपायरी से 6 महीना पहले, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटी विच एवर इज अर्लियर, जो भी तुम्हारा अर्लियर रहेगा, यहां पे असेसमेंट ईयर वाइज देखा जाएगा। तो असेसमेंट ईयर में जब वो एक्सपायर होने वाला है, तो असेसमेंट ईयर में जब वो एक्सपायर होने वाला है उससे एटलीस्ट 6 महीना पहले, या फिर एक्टिविटी स्टार्ट हुई वहां से 6 महीना के बाद के अंदर अंदर, विच एवर इज पहले वाला टाइम रहेगा, तब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अब आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा कितने टाइम में, फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच द एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड। तो जिस क्वार्टर में उनको एप्लीकेशन मिला, मतलब जिस क्वार्टर में एप्लीकेशन मिला कमिश्नर को, उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर वो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन दे देगा। एंड बाबू फाइनल रजिस्ट्रेशन जब आपको देगा ना, तो वो आपको 5 इयर्स के लिए देगा। जो फाइनल रजिस्ट्रेशन वो आपको देगा वो 5 इयर्स के लिए देगा, 5 साल के लिए फाइनल रजिस्ट्रेशन देगा। बट फाइनल रजिस्ट्रेशन देते टाइम वो सब इंक्वायरी करेगा, बिना इंक्वायरी के नहीं, पूरा इंक्वायरी करेगा, तुम्हारा A to Z पूरा स्क्रूटनी करेगा, ट्रस्ट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब देखेगा। और वो करने के बाद फिर वो 5 इयर्स के लिए आपको दे देगा फाइनल रजिस्ट्रेशन। लेकिन 5 ईयर कौन से, क्या सिर्फ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए मिला था उसके बाद के 5 इयर्स, या इंक्लूडिंग दैट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के 3 ईयर? राइट आंसर इज इंक्लूडिंग दैट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के 3 इयर्स। तो वो आपको 5 इयर्स के लिए यहां पे फाइनल रजिस्ट्रेशन देगा, दैट इज फ्रॉम असेसमेंट ईयर फॉर विच प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड, और ये इंक्वायरी वगैरह करने के बाद देगा। एंड एग्जेम्पशन आपको मिलेगा फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड। तो गाइस जब भी ये फाइनल रजिस्ट्रेशन देता है ना, तो फाइनल रजिस्ट्रेशन देते टाइम आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन 5 ईयर के लिए मिलेगा, और 5 ईयर के लिए मिलेगा। और ये 5 ईयर कहां से, ऐसा नहीं कि ये 3 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था तो इसके बाद के 5 नहीं, इंक्लूडिंग दिस 3 ईयर। इसका मतलब आपका असेसमेंट ईयर 22-23 से लेके और असेसमेंट ईयर 26-27 तक है, ये 5 साल जो है 22, 23, 24, 25, 26, 27 असेसमेंट ईयर, ये 5 साल के लिए आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो आपको देगा। तो गाइस अब एक बात बताओ, जैसे ये मान लो फॉर एन एग्जांपल ये एक फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एप्लीकेशन किया था, तो फाइनल रजिस्ट्रेशन ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा होता है, प्रोविजनल वाले में लिखा होता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर, और ये 10AC करके जो फॉर्म होता है 10AC में ये लोग फाइनल रजिस्ट्रेशन देते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी 10AC में ही देते हैं। अब एक बात समझना, यहां पे आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन, और फाइनल रजिस्ट्रेशन आप देखिए असेसमेंट ईयर 22-23 से लेके और असेसमेंट ईयर 26-27 5 साल के लिए आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो आपको मिलता है।
तो देखिए अब एक चीज समझना, ऑल पीपल पे अटेंशन, अगेन आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, खुशी ऐसा नहीं है, समझना मैं आपको जो बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगेन आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो पार्ट अभी तक हुए हैं भैया, रुक जाना, मैं ये दोनों पार्ट एक बार रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहला, अगर कोई नया ट्रस्ट है और नया ट्रस्ट सर अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कब तक रजिस्ट्रेशन कराना है, प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने से 1 महीना पहले एप्लीकेशन करना है। आपने एप्लीकेशन कर दिया तो कमिश्नर आपको 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देगा 3 असेसमेंट ईयर के लिए। 3 असेसमेंट ईयर के लिए आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देगा विदाउट एनी इंक्वायरी, कुछ भी इंक्वायरी नहीं करेगा। अब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब तक करना है, तो देखो जैसे ही आपने एक्टिविटी चालू की, एक्टिविटी चालू करने के 6 मंथ के अंदर अंदर, या फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब एक्सपायर हो रहा है, वो असेसमेंट ईयर में एक्सपायर होगा ऑब्वियसली, तो असेसमेंट ईयर में जब एक्सपायर हो रहा है, जैसे यहां पे गाइस आपका एक्सपायर हो रहा है, दैट इज आपका असेसमेंट ईयर 28-29 में, तो 28-29 मतलब 31 मार्च 2029 को एक्सपायर होगा ना असेसमेंट ईयर में। तो गाइस असेसमेंट ईयर में एक्सपायर हो रहा है तो उससे 6 महीने पहले, या एक्टिविटी चालू कर दी और उसके 6 महीने के अंदर अंदर विच एवर इज अर्लियर वाला टाइम है, आप एप्लीकेशन कर दो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। कमिश्नर पूरी इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करने के बाद फिर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन देगा, और फाइनल रजिस्ट्रेशन वो कब तक देगा, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, और वो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको 5 असेसमेंट ईयर के लिए देगा, इंक्लूडिंग दैट 3 प्रोविजनल ईयर वाले। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के 3 साल और 2 साल और यू कैन से दैट दिस 5 इयर्स के लिए आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन दे देगा। चलिए अब एक बात समझना, जो ट्रस्ट ऑलरेडी एक बार 12 AB में रजिस्टर्ड हो गया, अब उसको हर 5 साल बाद वापस से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार अगर आप रजिस्टर्ड हो गए 12 AB में, तो आप एक काम करो कि वापस से हर 5 साल बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन वापस लेना पड़ेगा, वापस आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो दिस इज 4th पॉइंट इज बेसिकली रिलेटेड टू द रिन्यू ऑफ द रजिस्ट्रेशन। और इसके लिए अप्लाई कब तक करना पड़ेगा पता है, कि जो तुम्हारा पुराना रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायरी की डेट से एग्जैक्टली 6 महीने के पहले एक्सपायर जब हो रहा है, और एक्सपायर ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर में होगा, तो एक्सपायरी की डेट है जो 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिला उसका जो एक्सपायर हो रहा है, वो एक्सपायरी की डेट से 6 महीने पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा अगेन, बिकॉज हर 5 साल में अब ट्रस्ट को रिन्यू कराने पड़ेंगे अपने रजिस्ट्रेशंस को। तो देखिए क्या दे रखा है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ऑलरेडी 12 AB में रजिस्टर्ड है, कब तक अप्लाई करना पड़ेगा रिन्यू के लिए, 6 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, फॉर्म नंबर 10 AB है उसमें करना पड़ेगा। और भाई साहब इसका वापस से रजिस्ट्रेशन कब तक दिया जाएगा, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। और गाइस पूरी इंक्वायरी करने के लिए वापस से ट्रस्ट को 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। एंड फ्रॉम द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड, जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन किया है उस ईयर से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब एक बात समझना, अगला पॉइंट ये आता है, अगला पॉइंट से पहले गाइस मैं यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो बता रहा था, जैसे इसने फाइनल रजिस्ट्रेशन इसको मिल गया 5 साल के लिए, तो ये 5 साल के लिए मिला था, तो ये एक्सपायर कब होगा, असेसमेंट ईयर 26-27 मतलब 31 मार्च 2027 को एक्सपायर होगा असेसमेंट ईयर में। इससे एग्जैक्टली 6 महीने पहले इनको वापस से रिन्यू कराना पड़ेगा, दैट इज 30 सितंबर 2026 तक है, वो रिन्यू के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो जो फाइनल आपका रजिस्ट्रेशन है 5 साल का वो एक्सपायर हो रहा है, उससे एग्जैक्टली 6 महीने पहले है, वो आपको रिन्यू के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एंड अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया तो जिस क्वार्टर में एप्लीकेशन किया उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर वापस आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा 5 साल के लिए विद ऑल द इंक्वायरीज। डन, आपने इतना समझ लिया, आपका काम बन जाएगा। चलिए अब आप समझिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये बोलता है कि ट्रस्ट एडॉप्टेड एनी मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट कंफर्म विद द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर ट्रस्ट ने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव में मॉडिफिकेशन कर दिया, तो जैसे ट्रस्ट का पहले ऑब्जेक्टिव एजुकेशन था, अभी उन्होंने मेडिकल कर दिया, या पहले ऑब्जेक्टिव कुछ और था, अभी उन्होंने कुछ और कर दिया, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपने जैसे ही मॉडिफिकेशन किया ना
उसके 30 डेज के अंदर अंदर वापस से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव थे, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको रजिस्ट्रेशन दिया था, आपको वो सेम ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू करना है। बट अगर आपने कुछ चेंज किया तो बाबू उस केस में 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द मॉडिफिकेशन आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखिए क्या दे रखा है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एडॉप्शन और द मॉडिफिकेशन आप अप्लाई करिए। जैसे ही आपने अप्लाई किया उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो रजिस्ट्रेशन दे देगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और यहां विद इंक्वायरी करके आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा और फ्रॉम द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड, उस ईयर से आपको एग्जामिशन मिल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब एक बात बताओ, लास्ट वाला पॉइंट अभी छोड़ दो, इसको अपन कल पढ़ेंगे, आज आपको ये समझ में नहीं आएगा, इस पार्ट को अपन कल समझेंगे करिए, ठीक है क्या? अगर मान लो इस पार्ट को अपन कल समझेंगे। तो गाइस अभी तक जो मैंने पढ़ाया एक बार मैं क्विकली आपको सबको वापस से रिवाइज करा देता हूं। इधर देखो, सबसे पहले अगर जो पुराने ट्रस्ट थे उनको नए 12AB में रजिस्ट्रेशन कराना था विदाउट इंक्वायरी, उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता था। उनको 3 मंथ फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021 था, बट वो टाइम बढ़ाते बढ़ाते 30 जून 2024 तक ले गए थे। इनको रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करना था 12AB में, अगर उन्होंने कर दिया होता तो विद इन द 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, उनको 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दे दिया गया होगा। अब ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अगर आप नया ट्रस्ट बनाते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो आप एक काम करो कि एक्टिविटी चालू होने से 1 महीने पहले अप्लाई करो। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, कमिश्नर आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए, और ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। अब एक बात समझना, आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन कब तक लेना है? तो जैसे ही एक्टिविटी चालू हुई उसके 6 मंथ के अंदर अंदर, या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है उससे एटलीस्ट 6 मंथ पहले, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है उससे एटलीस्ट 6 मंथ पहले, विच एवर इज अर्लियर वाला टाइम है उसके लिए फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो जिस क्वार्टर में इसको एप्लीकेशन कमिश्नर को मिली है उस क्वार्टर के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन दे देगा विद ऑल द इंक्वायरी फॉर द 5 इयर्स के लिए देगा। अब एक और चीज समझना, अगला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रस्ट है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, फाइनल रजिस्ट्रेशन हो गया। अब एक बात समझना, हर 5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। तो रिन्यू कराने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे ही आपका जो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला है उससे 6 महीने पहले आप रिन्यू के लिए एप्लीकेशन डालो। एप्लीकेशन डाला तो जिस क्वार्टर में एप्लीकेशन मिला उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर दिया जाएगा विद इंक्वायरी। एंड गाइस अगर कुछ ऑब्जेक्टिव में मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन किया है तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन अगेन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जिस क्वार्टर में एप्लीकेशन किया था उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा 5 इयर्स के लिए। एक बात बताऊं मैं आपको गाइस, यहां देखो हर जगह इंक्वायरी के साथ है, विद इंक्वायरी विद इंक्वायरी विद इंक्वायरी, 2 जगह विदाउट इंक्वायरी है। एक तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको जो 3 साल का मिलता है वो विदाउट इंक्वायरी है, और दूसरा एक जो पुराने ट्रस्ट को नए सिस्टम में लाया था यहां पे विदाउट इंक्वायरी था। बाकी सब जगह आपको विद इंक्वायरी विद इंक्वायरी विद इंक्वायरी दे रखा है करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, ऑल पीपल पे अटेंशन, इसके नीचे कुछ नोट्स दे रखे हैं। ये नोट्स क्या बोलते हैं समझने की कोशिश करना। ये नोट क्या बोलते हैं देखो, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। क्या सर हम सीधा, इधर देखो सब लोग, याशिका यहां कलर क्लियर होगा तुम्हारा, यहां क्लियर होगा, राजेश भाई यहां पे क्लियर होगा, मुकेश भाई यहां पे क्लियर होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 से अ ट्रस्ट विच हैज ऑलरेडी कमेंस्ड इट्स एक्टिविटी। एक गाइस एक बात बताओ, आपने एक्टिविटी ऑलरेडी पहले से कर रहे हो, ऐसा हो सकता है ना 2-4 साल से काम तो कर ही रहे थे बट रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो सर ये तो इलॉजिकल हो जाएगा ना, हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, क्योंकि ये तो एक्टिविटी चालू हुई होगी 2 साल पहले, उसके पहले जाके करवाना इट इज इलॉजिकल ना। तो सर एक बात बताओ, अगर कोई ट्रस्ट ऑलरेडी एक्टिविटी कर रहा था लास्ट के 2-4 साल से बट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया ही नहीं था, तो क्या उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करना है या सीधा फाइनल के लिए जा सकता है? राइट आंसर है सीधा फाइनल के लिए जा सकता है। देखो एकदम ब्रांड न्यू ट्रस्ट है, कुछ एक्टिविटी नहीं की है, तो आपको जाना है प्रोविजनल के लिए। बट अगर मान लो आप पहले से ऑलरेडी एक्टिविटी कर रहे हो, आपने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं था, तो सीधा फाइनल के लिए चले जाओ, ऐसा इन्होंने लिखा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 a trust which has already commenced its activity and has not availed exemption in any previous year before the date of application।
पहले कोई एग्जामिशन वगैरह नहीं लिया है, नीड नॉट अप्लाई फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, इट कैन एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी डायरेक्टली अप्लाई फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म नंबर 10AB. Thus, with effect from 1st October 2023, only the trust or institution which have not commenced the activity are required to get the provisional registration. जिन्होंने कोई एक्टिविटी चालू नहीं की है वो प्रोविजनल लीजिए 3 साल के लिए, फिर आप एक्टिविटी वगैरह करिए, फिर आप फाइनल के लिए जाइए करके, ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी एक्टिविटी पहले से चल रही है तो आप सीधा फाइनल के लिए जा सकते हैं। अब एक और चीज समझना, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट where the application is filed beyond the time limit given in above table, then commissioner CIT PCIT may, if he consider that there is a reasonable cause for delay in filing the application, condone such delay and such application shall be deemed to have been filed within the time. ये लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट किया कि सर एक बात बताओ, यहां इतनी रिजिड टाइम लिमिट्स दे रखी है, अगर ये टाइम लिमिट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो इन्होंने बोला कमिश्नर को लगता है कि भैया आपका जेन्युइन रीजन है तो वो क्या कर सकता है, ये जो टाइम है एप्लीकेशन फाइल करने की जो टाइम है, ये टाइम लिमिट को वो लोग जो है वो ये टाइम जो दे रखा है, जैसे आपने मॉडिफिकेशन अल्टरेशन किया 30 डेज में नहीं, आप 37 डे पे एप्लीकेशन किया, तो वो क्या डीले को कंडोन कर सकता है? राइट आंसर इज यस, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझना, इस बार एक अमेंडमेंट ये आया है करके, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, यहां पे क्या दे रखा है, if trust applied for registration other than provisional registration को छोड़ के normal registration and its total income before giving exemption under section 11 and 12, मतलब 11-12 का exemption लेने से पहले वाला income does not cross the ₹5 करोड़, ये ₹5 करोड़ है, आपकी बुक में शायद उल्टा सीधा प्रिंट ना हुआ हो, इट इज अ 5 करोड़ ओनली, आपकी बुक में भी 5 करोड़ ही प्रिंट हुआ है, बट वो 5 करोड़ थोड़ा ढंग से प्रिंट नहीं हुआ है। अगर इनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, मतलब बिफोर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन, जो छोटे छोटे ट्रस्ट है जिनकी ग्रॉस रिसीट है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, in each of the 2 previous year just before the previous year in which application is made, मतलब जिस ईयर में एप्लीकेशन किया उस प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उसके पिछले 2 प्रीवियस ईयर में उनकी ग्रॉस रिसीट है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो इनको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा ना वो 10 साल के लिए मिलेगा इंस्टेड ऑफ द 5 इयर्स। ये अमेंडमेंट इसी साल से इन्होंने किया है, ये अमेंडमेंट इन्होंने इसी साल से किया है कि जिस ईयर में आप एप्लीकेशन कर रहे हो उस ईयर के पिछले 2 साल में आपकी ग्रॉस रिसीट जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि आपको 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ना कि 5 साल के लिए। ऊपर सब जगह 5 साल के लिए था यहां पे, बट प्रोविजनल नहीं है, प्रोविजनल नहीं, जो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको 5 साल के लिए मिलता है, 5 इयर्स के लिए मिलता है, इट विल बी फॉर द 10 इयर्स, और ये एप्लीकेबल हुआ है फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025 से करके, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल पे अटेंशन, अगेन आई एम रीडिंग दिस पॉइंट। If trust applied for registration other than the provisional registration नहीं है, इसकी टोटल इनकम बिफोर गिविंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12, मतलब ग्रॉस रिसीट, टोटल इनकम मतलब आप यहां पे ये समझिए ना, इसकी जो ग्रॉस रिसीट है ट्रस्ट की वो पिछले दोनों सालों की 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। एक बार मुझे देखने दो, ये 5 करोड़ ही है ना लिमिट, बिकॉज यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, 5 करोड़ ही हो। मैं एक बार तो भी गूगल कर लेता हूं, रजिस्ट्रेशन 5 करोड़ 10 इयर्स, हाँ यही है। As from 1st April 2025, changes introduced in Finance Act extend to the registration validity. A trust or institution whose total income before claiming exemption did not exceed 5 crore in each of the 2 preceding financial year, 5 करोड़ ये करिए, ठीक है। तो भैया लास्ट के दोनों सालों की ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और बेटा ये जो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे जो ये विद इंक्वायरी 5 इयर्स था ना करके, ठीक है, ये 5 इयर्स था ना, ये 5 इयर्स था, ये 5 इयर्स था करके, ठीक है, ये 5 इयर्स की जगह इनको 10 इयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। देखो जिस ईयर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस ईयर, प्रीवियस ईयर को छोड़ो, पिछले दोनों प्रीवियस ईयर का ग्रॉस रिसीट विद इन द लिमिट ऑफ 5 करोड़ होना चाहिए, पिछले 2 साल का। जैसे फॉर एन एग्जांपल गाइस, आज मान लो आप है वो 15 जुलाई 2025 के को इस डेट को अप्लाई कर रहे हो रिन्यू के लिए, या फिर मान लो फॉर एन एग्जांपल प्रोविजनल के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए इस डेट को कर रहे हो,
तो आपको इसके पिछले दो प्रीवियस ईयर 24-25 एंड प्रीवियस ईयर 23-24, और इन दोनों सालों का ग्रॉस रिसिट, मान लो इस साल का 3 करोड़ था, इस साल का 4 करोड़ था, तो 5 करोड़ से कम था, तो बेटा आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो 10 साल के लिए मिलेगा, ना कि 5 साल के लिए। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, डन। ये रिन्यूअल के लिए भी आंसर इज यस, रिन्यूअल के लिए भी है। तो कुल मिला के मैं बताऊं, या तो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर आपके रिन्यूअल के लिए, या फिर मॉडिफिकेशन अल्टरेशन के लिए। और इस केस में अगर मान लो पिछले 2 साल में आपका ग्रॉस रिसिट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो आपको 10 साल के लिए मिलेगा। और ये कब से एप्लीकेबल हुआ है? 1 अप्रैल 2025 से। मतलब बेटा 1 अप्रैल 2025 है, इसके बाद में अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो करके, ठीक है, डन। चलिए अब एक बात बताऊं मैं आपको, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा रहता है, कैसे रहता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। चलो मैं एक बार पानी पी लेता हूं, उसके बाद मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता रहा हूं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है ट्रस्ट का। Obviously 10 years. Prachi, 10 years including that provisional registration of the 3 year. Yes. चलो डन गाइस। चलो अब सेक्शन 12AB, दैट इज प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होता कैसे है? तो देखो बेटा, द CIT PCIT on receipt of application shall pass an order for registering the trust for the 5 years. इन केस ऑफ वन अबोव टेबल, देखो जो पहला वाला था, ये तो वो वाला था ना जो भाई साहब अगर पुराने से नए में ट्रांजिशन वाला, उसमें 5 इयर्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे देखिए क्या दे रखा है, द CIT PCIT on receipt of application shall pass an order for provisional registration for the trust for the 3 years in case of the 2। अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है तो 3 साल के लिए दिया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोलता है, देखिए, CIT PCIT on the receipt of application shall call for the document। देखो बेटा, ये जो पहले वाले 2 केस थे ना, इसमें क्या होता था, विदाउट इंक्वायरी था, यहां पे भी विदाउट इंक्वायरी था, तो आपसे कुछ इंक्वायरी नहीं की जाती थी। लेकिन जब आप ये फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे, या आप रिन्यूअल के लिए जाओगे, या मॉडिफिकेशन अल्टरेशन के लिए जाओगे, तो उस केस में वो क्या करेगा, कमिश्नर, देखो कमिश्नर क्या करेगा, सबसे पहले कमिश्नर क्या करेगा, CIT PCIT on receipt of application shall call for the document, आपसे डॉक्यूमेंट मंगाएगा और इंफॉर्मेशन मंगाएगा, एंड सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, वो खुद को सेटिस्फाइड करेगा। देखो CIT PCIT जो है वो एप्लीकेशन जैसे ही उसको मिली, वो आपसे डॉक्यूमेंट मंगाएगा, आपसे इंफॉर्मेशन मंगाएगा, और फिर वो खुद को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कैसे करेगा, अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ ट्रस्ट। वो देखेगा कि ट्रस्ट की एक्टिविटी जेन्युइन है या नहीं है, ट्रस्ट जो है, एंड कंप्लायंस ऑफ द सच रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड बाय द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन आर मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ इट्स अचीविंग इट्स ऑब्जेक्ट। वो अपने आप को सेटिस्फाइड करेगा 2 चीजों को लेके, कि एक तो ट्रस्ट की एक्टिविटी है वो जेन्युइन होनी चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि ट्रस्ट है वो कंप्लायंस कर रहा है अदर लॉ की रिक्वायरमेंट को। एक बात बताओ, ट्रस्ट को बेटा फेमा है, GST है, उसकी भी कंप्लायंस करनी पड़ेगी, तो क्या अदर लॉ की कंप्लायंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब देखने के बाद फिर वो क्या करेगा, देखो अगले पॉइंट में दे रखा है, आफ्टर सेटिस्फाइंग, उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, ही में पास ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट, या तो वो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कर देगा, या फिर रिफ्यूजिंग द रजिस्ट्रेशन, या फिर आपके रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज करेगा, बोला नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं दूंगा तुमको, और कैंसल द रजिस्ट्रेशन, कैंसल इन केस ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जो तुमको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पहले विदाउट इंक्वायरी दे रखा था उसको कैंसिल भी करेगा, ए तो गंदा काम कर रहा है, अच्छा सही काम नहीं कर रहा है, विद इन द टाइम लिमिट गिवन इन द अबोव टेबल, दैट इज 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। अब एक बात समझना, where registration or provisional registration granted under section 12AB and subsequently। अब एक बात समझना, अगर आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया है, या तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया या फाइनल रजिस्ट्रेशन दिया है, और उसके बाद एओ को पता चलता है, क्या पता चलता है, पता है तुम्हारे बारे में गलत चीजें पता चलती है क्या। देखो सबसे पहला,
या तो सीआईटी पीसीआईटी को पता चलता है कि आपने कुछ स्पेसिफाइड वायलेशन किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो एक बार रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, खुश हो गए, प्रोविजनल या फाइनल रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब आप खुश हो। लेकिन एओ को सॉरी नॉट एओ, कमिश्नर को पता चलता है, सीआईटी पीसीआईटी ये एडमिन है, इनको पता चलता है कि आपने कुछ स्पेसिफाइड वायलेशन किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। क्या स्पेसिफाइड वायलेशन, क्या होता है सर स्पेसिफाइड वायलेशन? तो देखो स्पेसिफाइड वायलेशन अगले पेज पे पॉइंट नंबर 6 में दे रखा है। स्पेसिफाइड वायलेशन, क्या वायलेशन किए हमने? तो देखो सबसे पहला, या तो क्या किया आपने, where any income has been applied other than for the object of the trust, जो ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट था ना उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए वो इनकम अप्लाइड किया है। ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट है मान लो एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए ही खर्चा करोगे ना, आपने अलग पर्पस के लिए खर्चा किया है। तो where any income has been applied other than for the object of the trust। दूसरा, where trust has income from business which is not incidental to attainment of the objective, मतलब ट्रस्ट की ऐसी इनकम है, ट्रस्ट ऐसा कोई धंधा कर रहा है जो नॉट इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट है, कोई ऐसा फालतू का धंधा कर रहा है जिसका लेना देना ही नहीं है। मतलब इधर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन पर्पस है, और वो मान लो रेस्टोरेंट बार चला रहे हैं, वो तो गलत कर रहे हैं, तो उस केस में तो ये स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा। क्या क्या स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा? देखो सबसे पहला तो अगर ट्रस्ट ने अपना जो पैसा है वो किसी और पर्पस के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर दिया जो ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं था। दूसरा, where trust has income from business and which is not incidental to attainment of its objective of the trust, या फिर अगर incidental to attainment of the main objective है लेकिन उसका सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाया। एक बात बताओ, मैंने बोला था सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अगर मान लो इस्कॉन का बुक्स का बिजनेस है या तिरुपति बालाजी का लड्डू का बिजनेस है, उसके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बनाया तो देखिए क्या दे रखा है, separate books of accounts are not maintained for the purpose which are incidental to attainment of its objective। मतलब गाइस पहला तो अगर बिजनेस कोई ऐसा है जो इंसिडेंटल नहीं है या फिर इंसिडेंटल है बट उसके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाया। तीसरा क्या हुआ, where the trust has applied any part of its income for the private religious purpose। भाई साहब प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, मंदिर में हम ही पूजा करेंगे हम घर वाले बस। या फिर where the trust has applied any part of its income for the benefit of particular religious community या कास्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। या फिर its activity of trust is not genuine, ट्रस्ट का एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है, and not carried out in accordance with the conditions subject to which it was registered। ट्रस्ट का एक्टिविटी जेन्युइन नहीं रहा, ट्रस्ट कुछ ऐसे चिटिंग कर रहा है, काला काला का व्हाइट कर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, और ट्रस्ट ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा जिसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन दिया था। और ट्रस्ट हैज नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ, किसी और लॉ का कंप्लाई नहीं कर रहा है, जैसे जीएसटी फेमा का कंप्लाई करना था मान लो नहीं कर रहा है। एंड द ऑर्डर होल्डिंग दैट सच नॉन कंप्लायंस हैज अकर्ड एंड हैज आइदर नॉट बीन डिस्प्यूटेड और हैज अटेन फाइनलिटी। मतलब बेटा किसी और लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहा था ट्रस्ट और उसका ऑर्डर आ गया है कि ऐसा इन्होंने वायलेशन किया है फेमा का या इन्होंने वायलेशन किया है जीएसटी लॉ का एंड ऑल, एंड वो फाइनल हो चुका है। एंड लास्ट पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कंटेन फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में झूठी झूठी बातें, इनकरेक्ट बातें हैं वो आपने लिखी है, तो बाबू ये तुम्हारे स्पेसिफाइड वायलेशन है। तो ट्रस्ट के स्पेसिफाइड वायलेशन क्या क्या है, तो गाइज यहां पे बताऊं आपके 6-7 स्पेसिफाइड वायलेशन है। पहला, अगर ट्रस्ट ने अपना जो पैसा है वो किसी जो उसका ऑब्जेक्ट था उसके अलावा किसी के लिए खर्च कर लिया। दूसरा, अगर ट्रस्ट है वो कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तीसरा, अगर ट्रस्ट जो है वो ऐसा बिजनेस करता है जो इंसिडेंटल है लेकिन उसके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की है। ट्रस्ट है अगर वो प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए है या फिर स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी रिलीजन के लिए है, या फिर उसने क्या किया है कि भैया ट्रस्ट की एक्टिविटी जो है वो ट्रस्ट की एक्टिविटी जेन्युइन नहीं रही है, ट्रस्ट की एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है, या फिर ट्रस्ट ने क्या किया किसी और लॉ को फॉलो नहीं किया और उसका फाइनलिटी का ऑर्डर आ गया है, या फिर ट्रस्ट ने जो रजिस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन दी थी वो फॉल्स दी थी, या फिर उन्होंने कुछ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, तो क्या होगा करके। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या दे रखा है समझने की कोशिश करना। वेयर रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको दे दिया है, बट सीआईटी पीसीआईटी को पता चलता है कि आपने कोई स्पेसिफाइड वायलेशन किया है
या फिर CIT PCIT has received the reference from AO under the second proviso to section 143(3) for any previous year। इसका मतलब क्या होता है कि गाइस एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो एओ असेसमेंट कर रहा है और एओ ने असेसमेंट करते करते स्क्रूटनी कर रहा था, स्क्रूटनी करते करते एओ को पता चल गया कि ओ ये ट्रस्ट तो गड़बड़ कर रहा है। अगर एओ को पता चला कि यहां पे ट्रस्ट ने गड़बड़ की है, कुछ वायलेशन किया है, और ये एओ को पता चला, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि एओ विल रेफर केस टू द कमिश्नर। स्क्रूटनी कर रहा था और एओ स्क्रूटनी असेसमेंट करते करते एओ को पता चल गया भाई साहब ट्रस्ट ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, तो ही विल रेफर योर केस टू द कमिश्नर। वो आपका केस है वो कमिश्नर को रेफर करेगा। अब एक बात समझना, तो कमिश्नर के पास रेफरेंस आया कहां से? एओ से। या फिर केस हैज बीन सेलेक्टेड एज पर द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द सीबीडीटी फॉर एनी प्रीवियस ईयर, या सीबीडीटी की जो रिस्क स्ट्रेटेजी है उसमें पकड़ा गया ट्रस्ट का कुछ झोल। तो गाइस ये तीन केस, या तो कमिश्नर ने खुद ने नोटिस किया कि कुछ स्पेसिफाइड वायलेशन किया है ट्रस्ट ने, या फिर एओ से रेफरेंस आया, या फिर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से पता चला। तो अब सीआईटी पीसीआईटी कमिश्नर करेगा क्या? देखो कमिश्नर क्या करेगा पता है? सबसे पहले ही विल कॉल फॉर सच डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन और मेक सच इंक्वायरी एज ही थिंक नेसेसरी। अगर उसको लगता है तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, उसको खुद को कुछ इंक्वायरी करनी है तो वो इंक्वायरी करेगा, और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि करना क्या, तुम्हारी रूह कपाने वाला है। देखो क्या करने वाला है। इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट स्पेसिफाइड वायलेशन टुक प्लेस, वायलेशन तो हुआ है, then he will pass an order for cancelling the registration after giving an opportunity of being heard for such previous year and all the subsequent previous year। वो बंदा आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल मार देगा, बोलता है कैंसिल तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करके, बोलो पेंसिल, बोला पेंसिल, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल उस साल और उसके अगले सालों के लिए। बोला अब तुमको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल। वो तुमको बोलेगा कि बोलो बोलो पेंसिल, आप बोलोगे पेंसिल, बोलेगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके, ठीक है, क्योंकि तुमने स्पेसिफाइड वायलेशन किया है। दूसरा, बट अगर इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द स्पेसिफाइड वायलेशन, उसको लगता है कि नहीं नहीं स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं हुआ है, छोटा मोटा ही कुछ हुआ था, देन पास एन ऑर्डर इन राइटिंग रिफ्यूजिंग टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। या फिर वो क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा कि चलो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते हैं। एंड गाइज ये ऑर्डर कब तक पास करना पड़ेगा? दिस ऑर्डर शैल बी पास्ड विद इन द 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच द फर्स्ट नोटिस इज इशूड बाय सीआईटी पीसीआईटी कॉलिंग फॉर एनी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन और मेकिंग एनी इंक्वायरी। भाई जिस क्वार्टर में इसने पहला नोटिस भेजा था आपसे इंफॉर्मेशन मंगाने के लिए, डॉक्यूमेंट मंगाने के लिए, इंक्वायरी मंगाने के लिए, उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर ये ऑर्डर पास कर देगा, आइदर कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन और रिफ्यूज टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। एंड गाइस फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द एओ एंड द ट्रस्ट। और कमिश्नर क्या करेगा, वो एओ को और ट्रस्ट को कॉपी ऑर्डर का भेज देगा कि आइदर कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन और रिफ्यूज टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? समझा कि नहीं समझा? समझा। सो दिस इज ऑल कॉल योर प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये जितना हमने पढ़ा है ये तुम्हारा प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है। चलिए एक काम करते हैं, एक बार मैं क्विकली आपको रिकैप दे देता हूं, जितना हमने पढ़ा उसके पूरे का रिकैप दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। 4 मिनट लगेगा, 4 मिनट में जो पढ़ाया है मैंने लास्ट के 1.5 घंटे में, वो 4 मिनट में मैं आपको रिकैप दे देता हूं। देखो 4 मिनट में क्या क्या रिकैप है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले सेक्शन 12A, 12 ये बोलती है, हाँ वो पॉइंट नंबर 5 रह गया, वो रहने दो, वो अपन कल बात करेंगे, ठीक है। एक बात समझना गाइस, 12A ये बोलती है कि ट्रस्ट को एग्जेम्पशन या 11, 12 जो कल से पढ़ रहे हैं वो तभी मिलेगी जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन, ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए 12AB में। दूसरा, अगर ट्रस्ट की इनकम एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, और ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अप टू 139(1) एंड 139(4) तक करके, ठीक है। अब एक बात समझना, ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। तो देखो अगर कोई एक्टिविटी चालू ही नहीं हुई है तो आप एक काम करो, पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। एक्टिविटी चालू होने से 1 महीना पहले आप एप्लीकेशन कर दो, और जिस मंथ में एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ कमिश्नर उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर अंदर आपको 3 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देगा विदाउट एनी इंक्वायरी। अब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब तक करना है?
एक्टिविटी चालू हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायरी की डेट से एग्जैक्टली 6 महीने के पहले के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर वाला टाइम है, आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो जिस क्वार्टर में एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन दे देगा या फिर रिफ्यूज कर देगा। गाइस लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए देगा? 5 इयर्स के लिए देगा, 5 असेसमेंट ईयर के लिए, इंक्लूडिंग दैट आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाला टाइम। अब एक चीज समझना, हर 5 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, और रिन्यू कराने के लिए क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है उससे 6 महीने पहले अप्लाई करना है, उससे 6 महीने पहले अप्लाई करना है, और जिस क्वार्टर में एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। या फिर अगर मान लो आपने कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह चेंज किए, मॉडिफिकेशन किए, तो चेंज की डेट से 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, एंड वो जिस क्वार्टर में एप्लीकेशन किया उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर वो आपको रजिस्ट्रेशन देगा। ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, जितने भी फाइनल है, रिन्यूअल है, मॉडिफिकेशन वाले, ये पूरी इंक्वायरी करने के बाद देगा वो करके, ठीक है। वो अपने आप को सेटिस्फाइड करेगा अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ट्रस्ट, और ट्रस्ट दूसरे लॉ को फॉलो कर रहा है नहीं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन देगा करके, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि देखो, अगर कोई ट्रस्ट ऑलरेडी पहले से एक्टिविटी कर रहा है और उसने कुछ एग्जामिशन वगैरह नहीं लिया था, तो सीधा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अब एक और चीज मैंने आपको ये बताई कि भाई साहब ये जो टाइम लिमिट दे रखी है ना, इस टाइम के बाद में कभी कभार कोई जेन्युइन रीजन से लेट अप्लाई किया तो चलेगा या नहीं चलेगा? कमिश्नर जो है उसके पास पावर है, वो आपका डिले है उसको मंजूर कर सकता है। उसके बाद एक अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2025 से आया है, और इसमें यह लिखा है कि 1 अप्रैल 2025 से अगर कोई भी ट्रस्ट है वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को छोड़ के कोई भी फाइनल रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल या मॉडिफिकेशन उसके लिए अप्लाई कर रहा है, एंड पिछले 2 प्रीवियस ईयर में उसका जो इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उसको रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए मिलेगा इंस्टेड ऑफ द 5 इयर्स, और फिर 10 साल के बाद उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। अब एक बात समझना, अगर एक बार रजिस्ट्रेशन आपका हो गया प्रोविजनल या फाइनल कोई भी, लेकिन बाद में कमिश्नर को या तो पता चलता है कि आपने कोई स्पेसिफाइड वायलेशन किया है। स्पेसिफाइड वायलेशन में क्या क्या है कि भाई साहब, अगर मान लो जो भी ट्रस्ट है वो ट्रस्ट का इनकम उसके ऑब्जेक्टिव के लिए यूज नहीं हो रहा है, या फिर कोई बिजनेस है जो इंसिडेंटल नहीं है, या इंसिडेंटल है बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से मेंटेन नहीं की है, स्पेसिफिक रिलीजन कास्ट कम्युनिटी के लिए है, प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए है, जेन्युइन एक्टिविटी नहीं है, अदर लॉ को फॉलो नहीं किया है, या फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, तो ये स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ। या फिर एओ से रेफरेंस मिला के ट्रस्ट ने कुछ गड़बड़ किया, स्पेसिफाइड वायलेशन किया है, या जो सीबीडीटी की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें आपका केस फ्लैग हो गया और वहां पता चला कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, तो यहां पे कमिश्नर क्या करेगा? पहले आपसे कुछ इंक्वायरी करेगा, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, डॉक्यूमेंट मंगवाएगा, खुद इंक्वायरी करेगा जो उसको लगता है। उसके बाद में वो अपने आप को सेटिस्फाइड करेगा कि स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ, हुआ है तो आपका रजिस्ट्रेशन आपको बुलाएगा और बोलेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और आपको बोलेगा बोलो पेंसिल, आप बोलोगे पेंसिल, बोलेगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके, ठीक है। बट अगर उसको लगता है कि नहीं हुआ है तो उस केस में वो ऑर्डर पास करेगा रिफ्यूजिंग द कैंसिल द रजिस्ट्रेशन का। और ये ऑर्डर कब तक पास करना पड़ेगा? जब आपको पहली बार इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के लिए नोटिस भेजा था, जिस क्वार्टर में भेजा था उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर ये ऑर्डर पास कर देगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, डन। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, लास्ट पार्ट एक और चीज पढ़ा रहा हूं और उसके बाद मैं आपको छोड़ रहा हूं, ठीक है। बस इतना ही पढ़ाऊंगा, यही वाला पार्ट बस, और उसके बाद मैं आपको छोड़ रहा हूं। चलिए सर, एक बात बताइए। अनन्या रुक जाना बेटा, बता देंगे आपको। आज आपको छोड़ने से पहले पहले सब बता के भेजूंगा, संडे को क्या है, कल क्लास है या नहीं है, क्या है, होमवर्क क्या है, सब आपको मैं बिना बताए छोड़ूंगा ही नहीं, टेंशन मत लो करके, ठीक है। अपील करो, अपील अनमोल सेन बोलता है। रियल में अगर कमिश्नर ऐसा बुला के बोल दे कि बोलो पेंसिल, बोला तुम्हारा रजिस्ट्रेशन पेंसिल, आपके जितने डाउट है मैं सब आपको सब मैं बता के छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। कल लेक्चर है नहीं है, क्या है, कैसे है, कितना होमवर्क है, सब बता के छोड़ूंगा, बिल्कुल टेंशन। अब यार 5 दिन तो बचे हैं, कम से कम 5 दिन ही तो कोऑपरेट करना है मेरे साथ तुमको। चलिए डन।
हाँ, अगर मान लो कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, उससे सेटिस्फाइड नहीं तो आप आईटेट में जाओगे, ऐसा अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो डन। अब एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ, इधर देखो सब लोग, लास्ट 5 मिनट और उसके बाद मैं आपको छोड़ रहा हूं। कल से हम पढ़ रहे हैं ट्रस्ट। सर एक बात बताओ, हर बार आप बोलते हो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, टॉपिक का नाम ही था चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। सर रिलीजियस और चैरिटेबल का मतलब होता क्या है वो तो बताओ। चैरिटेबल और रिलीजियस का मतलब होता क्या है वो तो बताओ। शेरिन, यस, चैरिटेबल और रिलीजियस का मतलब होता क्या है वो तो बताओ। गाइस रिलीजियस क्या होता है ना, ये कहीं पे नहीं दे रखा। मयूर रिलीजियस क्या होता है वो इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दे रखा, तो फिर अपन कॉमन सेंस से जाएंगे कि रिलीजियस का मतलब होता है रिलीजियस पर्पस, मतलब जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो है वो आपके रिलीजियस है, तो वो रिलीजियस ऑब्जेक्टिव हो गया। अब चैरिटेबल का मतलब क्या होता है, तो गाइस चैरिटेबल को इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि अगर किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है, ये 5-6 ऑब्जेक्टिव है, तो वो तुम्हारा चैरिटेबल है। अगर कोई ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव ये 5-6 ऑब्जेक्टिव है, तो ये तुम्हारा चैरिटेबल है। सबसे पहला, अगर कोई ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिलीफ ऑफ पुअर, मतलब गरीब लोगों को रिलीफ देना, गरीब लोगों को रिलीफ देना, रिलीफ ऑफ पुअर, इट इज कॉल्ड योर चैरिटेबल। अब आप बोलोगे रिलीफ ऑफ पुअर, रिलीफ ऑफ पुअर मतलब क्या देना, रिलीफ ऑफ पुअर मतलब गरीब लोगों को रिलीफ देना, ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये चैरिटेबल है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन ये आता है कि सर रिलीफ ऑफ पुअर, रिलीफ ऑफ पुअर में क्या आएगा, गरीब लोगों को क्या वाईफाई देना, भाई गरीबों को वाईफाई देना ये भी तो रिलीफ है, गर्लफ्रेंड ढूंढ के देना ये भी तो रिलीफ है, बॉयफ्रेंड ढूंढ के देना, क्या उनकी शादी कराना, क्या रिलीफ ऑफ पुअर में क्या आएगा। तो गाइस एक बात बताओ, रिलीफ ऑफ पुअर कहीं दे नहीं रखा, तो फिर अपन कॉमन सेंस से जाएंगे, और कॉमन सेंस ये बोलता है रिलीफ ऑफ पुअर का मतलब जब कुछ भी नहीं दे रखा है, तो ऑब्वियसली आप इंसान को, गरीब आदमी को क्या चाहिए, गरीब आदमी को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान मीन्स आपका रोटी मतलब फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। तो अगर आप किसी को रोटी कपड़ा और मकान ये इंतजाम करते हो, तो ये बेसिकली आपका चैरिटेबल हो जाएगा। तो पहला चैरिटेबल पर्पस मतलब क्या, पर्पस क्या होना चाहिए, या तो रिलीफ ऑफ पुअर होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आपका मेडिकल रिलीफ। तो देखो एजुकेशन और मेडिकल ये दोनों चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप मान लो किसी को एजुकेशन ट्रस्ट है, आपका ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये चैरिटेबल है। एजुकेशन का मतलब जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, या फिर कोई ट्रस्ट है जो स्कूल चलाता है, आपके 10 तक का स्कूल, 12 तक का स्कूल, ये जो ट्रस्ट है ये सब आपका एजुकेशन है। मेडिकल रिलीफ का मतलब आपका हॉस्पिटल वगैरह है, तो वो हॉस्पिटल इज अ मेडिकल रिलीफ, तो ये तुम्हारा चैरिटेबल पर्पस है। चौथा है योगा। योगा, अगर आप योगा सिखाते हैं, आप अगर योगा को प्रमोट कर रहे हैं, जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव अगर योगा को प्रमोट करना है, योगा को सिखाना है, तो बेटा ये भी चैरिटेबल है। बाबा रामदेव आने के बाद ये योगा यहां पे डाला गया। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव योगा है, योगा को प्रमोट करना, तो वो भी तुम्हारा चैरिटेबल है। तो चैरिटेबल का मतलब क्या हुआ, चैरिटेबल पर्पस किसको बोलते हैं, या तो रिलीफ ऑफ पुअर है, या एजुकेशन है, या मेडिकल है, या योगा है। उसके आगे क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट, कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द वाटरशेड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, अगर आप एनवायरमेंट के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई ट्रस्ट बनाते हैं, मींस आपका ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंट का प्रिजर्वेशन, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट और प्लेस, और ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, जो आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के जो प्लेसेस है उनके प्रिजर्वेशन से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव है, तो वो भी चैरिटेबल है। आपने देखा होगा गाइस, पहला तो आपका ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं जो पर्यावरण प्रेमी होते हैं। पर्यावरण प्रेमी समझते हो, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई पेड़ काटने जाते हैं तो वो खुद वहां लिपट जाते हैं, बोलते हैं नहीं मत काटो, जो ट्रस्टी वगैरह लोग होते हैं। तो ट्रस्ट उनका मेन ऑब्जेक्टिव है वाटर शेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को प्रिवेंट करना।
प्रिजर्वेशन करना, या फिर जो आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस मॉन्यूमेंट्स है, जैसे मुंबई में कानेरी केव्स करके है, तो कानेरी केव्स में क्या होता है, वो कपल लोग घुस के दोनों बैठ जाते हैं वहां पे करके, ठीक है, तो वो वहां पे उनके लिए वो प्रिजर्व करके रखना है। कानेरी केव्स वो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मॉन्यूमेंट्स है, वो कोई खराब ना कर ले करके, या ताजमहल है, तो उसके प्रिजर्वेशन के लिए जो ट्रस्ट बनाया वो भी तुम्हारा चैरिटेबल ट्रस्ट में आएगा। दिस इज कॉल्ड योर चैरिटेबल पर्पस करके। तो चैरिटेबल पर्पस जो है, वो चैरिटेबल पर्पस में क्या क्या आएगा, देखो चैरिटेबल पर्पस का मतलब यहाँ पे आपके जो है वो 6 नाम है। चैरिटेबल में क्या क्या आएगा, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल, उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द वाटरशेड, वाइल्ड लाइफ वगैरह है वो करके। अब गाइस एक बात समझना, कैसी कैसी बातें करते हो, तो कैसी कैसी बातें, वहां बैठते ही ये 2 कपल लोग, मुंबई में एक जगह है बैंडस्टैंड। भाई मैं आर्टिकलशिप में आया जब पहली बार मुंबई राजस्थान से, तो वहां मैंने कपल को देखा तो मेरे को लगा, मैंने कहा क्या हो गया है यहाँ, अगर मम्मी को बुला लूं कभी तो मम्मी का मुंबई में मुझे रहने नहीं दे करके, ठीक है। तो देयर इज अ वन प्लेस इन द मुंबई कॉल्ड बैंडस्टैंड। तो आर्टिकलशिप में जो फ्रेंड लेके चले जाते थे, अब फ्रेंड लड़के ही थे, कोई लड़की थी नहीं लाइफ में, तो वहां भाई साहब अलग अलग आप देखोगे सिर्फ कपल बैठे और अपना काम कर रहे हैं करके, ठीक है। लाइक वहां चुम्मा चाटी पप्पी वगैरह दे रहे, वही चल रहा है वहां पे, पूरा वहां पूरा गार्डन ही उसी के लिए है करके, ठीक है। शाहरुख खान के घर के सामने, शाहरुख खान के घर के सामने करके, ठीक है। तो भाई साहब तो उसमें क्या गलत है, तो हम छोड़ो, अब आगे उसकी बात नहीं करेंगे। इधर देखो सब लोग, तो मैंने बोला आपके चैरिटेबल पर्पस में 6 पर्पस है, वो चैरिटेबल पर्पस है। वन इज द रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट, वाटरशेड, फॉरेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा करके, ठीक है। ये बोलता है मैं तो वहीं जाऊंगा, अच्छी बात है करके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो इधर देख लो सब लोग, ठीक है। ये बोलता है बांग्लादेश, बैंगलोर में एक क्यूबॉन पार्क है, वो भी ऐसा ही एरिया है। चलो जैनेश बेटा खुद का ध्यान रख लो करके, ठीक है। खुद के, दूसरों के घर में मत जाको, खुद के घर में जाको, ठीक है। नहीं तो खुद के बच्चों की शक्ल किसी और से मिलेगी और फिर बोलोगे वो तो उस पे गया है, जाएगा ही, तुम्हारा ध्यान ही कहीं और था। चलो तो मैंने आपको क्या बोला कि बेटा ये तुम्हारे जो है वो चैरिटेबल पर्पस है। अब एक बात समझना, लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, लास्ट पॉइंट बोलता है एडवांसमेंट ऑफ द एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल पब्लिक यूटिलिटी। क्या बोला है, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अब गाइस एक बात बताऊं, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा एंटिक है। एडवांसमेंट ऑफ द एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये पॉइंट कैसा है पता है, एटसेट्रा एटसेट्रा वाला पॉइंट। जब अपन कुछ कुछ लिखते हैं ना और लिखते लिखते थक जाते हैं तो लास्ट में लिखते हैं ना ईटीसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भाई साहब ये जो पॉइंट है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी करके, ठीक है, दिस इज द बेसिकली एटसेट्रा एटसेट्रा वाला पॉइंट। तो देखो अगर आपका चैरिटेबल पर्पस में क्या क्या आएगा, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल, रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल प्लेसेस, वो तो आ गया। अब लास्ट में इन्होंने क्या लिखा पता है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, लास्ट में इन्होंने लिखा एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल पब्लिक यूटिलिटी। मतलब जो इसमें नहीं आता तो ये आपका एटसेट्रा एटसेट्रा वाला पॉइंट है, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अब गाइस एक बात समझना, अब अगले 2-4 मिनट जो भी मैं बोलूंगा वो सिर्फ एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, मैं इसी के लिए बोलूंगा, बाकी किसी के लिए नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना। हाँ अब एक बात समझना, लोगों ने क्या किया पता है तुमको, लोगों ने एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में धंधा करना चालू कर दिया, बिजनेस करना चालू कर दिया। मतलब धड़ल्ले से बिजनेस करने लग गए लोग, बिजनेस करने लग गए, ऐसे कुछ ट्रस्ट बनाया ना, ऑब्जेक्टिव क्या रखा, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। लोगों ने कोचिंग क्लास खोल दी, बीबी बाबा का ट्रस्ट बना के और भैया कोचिंग क्लास खोल दी, और ऑब्जेक्टिव क्या, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। जनरल पब्लिक यूटिलिटी हम लोग ना हिंदू मुस्लिम करते हैं, ना हम लोग कोई स्पेसिफिक कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, कोई भी हमारा लेक्चर ले सकता है, और भैया ट्रस्ट के नाम पे क्लासेस चालू कर दी, ट्रस्ट के नाम पे बिजनेस चालू कर दिया और बोला पूरा एग्जामिशन है। तो फिर लॉ मेकर्स ने अमेंडमेंट किया। लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है, कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। भाई ये ऊपर वाले में कितना भी बिजनेस कर सकते हैं, योगा बिजनेस करो कोई दिक्कत नहीं, योगा रोज सिखाओ, बाबा रामदेव रोज सिखाते, भले 500 रुपए ले चलेगा। एजुकेशन में बिजनेस करो चलेगा,
भाई स्कूल होती है, फीस लेती है, बिजनेस ही है, क्या है करके, ठीक है। जो मेडिकल रिलीफ हॉस्पिटल है वो बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गाइस ध्यान रखना, एडवांसमेंट ऑफ द एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है ना, इसमें आप बिजनेस नहीं कर सकते, बट तो भी इसमें थोड़ा सा बिजनेस कर सकते हैं। कितना पता है? देखो, अगर आपके ट्रस्ट का जो टोटल ग्रॉस रिसिट है, टोटल ग्रॉस रिसिट है, और इसमें से बिजनेस का ग्रॉस रिसिट, टोटल ग्रॉस रिसिट में बिजनेस का ग्रॉस रिसिट अगर विद इन द लिमिट ऑफ द 20% है तो चलेगा, ये ट्रस्ट चैरिटेबल है उस साल। लेकिन अगर बिजनेस का ग्रॉस रिसिट टोटल ग्रॉस रिसिट में 20% से ज्यादा हो गया तो फिर बेटा वो उस साल के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, उसको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो मैंने क्या बोला, देखो जो टोटल ग्रॉस रिसिट, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं केस लेता हूं, केस नंबर 1 में टोटल ग्रॉस रिसिट 100 करोड़ है, बिजनेस का ग्रॉस रिसिट है इसमें वो 15 करोड़ है, तो क्या ये चैरिटेबल ट्रस्ट उस साल में है? आंसर इज यस, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। लेकिन गाइज अगर मान लो आपकी टोटल ग्रॉस रिसिट 100 करोड़ है, इसमें बिजनेस का ग्रॉस रिसिट है वो सपोज 20 करोड़ है, दैट इज द विद इन द लिमिट ऑफ 20% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसिट, तो इस केस में भी वो चैरिटेबल है। लेकिन गाइज अगर मान लो आपका टोटल ग्रॉस रिसिट 100 करोड़ है, इसमें बिजनेस का ग्रॉस रिसिट 26 करोड़ है, तो ये तुम्हारा चैरिटेबल नहीं है। ये जो भी मैं बात कर रहा हूं, ये बात किस लिए कर रहा हूं पता है? एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, इसी के लिए कर रहा हूं भाई। बाकी आप एजुकेशन, योगा, मेडिकल, इसमें धंधा करो, चलता ही है। मेडिकल, आप एक बात बताओ, आपका हॉस्पिटल है, बिजनेस ही है, वहां चलेगा बिजनेस रिसिट। लेकिन लोग क्या करने लग गए थे, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, और उसमें धंधा कर रहे थे। जैसे पानी का बोतल बेचना चालू किया आपने पानी की बोतल बेचनी चालू कर दी, तो पानी की बोतल बेचनी चालू कर दी है तो आप बिजनेस कर रहे हो, और ऑब्जेक्टिव क्या? एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तो लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं समझना। हाँ, यहां पे नेक्स्ट लाइन में देखिए, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर, advancement of any other object of general public utility is not be a charitable purpose if it involve any activity related to the trade, commerce or business, but it is treated as charitable purpose if the aggregate receipt from the business activity is not more than 20% of total receipt। तो अगर मान लो कोई ट्रस्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव है, देखो एक वापस से मैं चैरिटेबल डेफिनेशन वापस पढ़ा रहा हूं। चैरिटेबल पर्पस किसको बोलेंगे? रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये तो चैरिटेबल है। इसमें कुछ भी कितना भी बिजनेस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो ऑब्वियसली इंसिडेंटल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, अगर मान लो आपका ऑब्जेक्टिव है एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, उसमें अगर आपने बिजनेस किया तो गड़बड़ है, बट उसमें भी आप बिजनेस कर सकते हो इंसिडेंटल वाला, बट उसका ग्रॉस रिसिट, जो बिजनेस का ग्रॉस रिसिट है वो टोटल ग्रॉस रिसिट में विद इन द लिमिट ऑफ 20% है, तो वो उस साल में चैरिटेबल है। बट अगर 20% से ज्यादा हो गया तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट ही नहीं है करके, ठीक है। तो देखिए आगे क्या दे रखा है, no need to cancel the registration just because the business receipt is more than 20%, exemption will not be available for that year। and guys यहां पे केस लॉ में ऐसा बोला था कि प्रमोशन ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो ट्रीटेड एज चैरिटेबल पर्पस। अगर मान लो कोई ऐसा ट्रस्ट है जो गेम्स या स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है तो वो भी तुम्हारा चैरिटेबल माना जाएगा। डन डन डन। हम एजुकेशन में नहीं आते, वी आर इनटू द कमर्शियल कोचिंग करके। एजुकेशन मतलब जो 11th 12th है, स्कूल का एजुकेशन, कॉलेज की डिग्री डिप्लोमा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन, ठीक है। ऋतिक डन, बस सर बस बहुत हो गया करके, ठीक है। चलो अब आप एक काम करो, लिखो होमवर्क क्वेश्चन, लिखो होमवर्क क्वेश्चंस। और बेटा एक बात बताओ, आज होमवर्क करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही करना है। रात को करो, सुबह करो, कभी भी करो, आज होमवर्क करना ही करना है। होमवर्क आज आपको करना ही करना है।
ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा लगाना पड़ेगा, 1.5 घंटा लगाना पड़ेगा। अगर 1 घंटा और 30 मिनट लगा लोगे आपका काम बच जाएगा, ठीक है। बिकॉज अगले लेक्चर में आई विल डिस्कस द होमवर्क, दैट्स व्हाई यू हैव टू डू इट करके, ठीक है। होमवर्क में लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी जो मैंने आपको कराया सेक्शन 215 वाला, चैरिटेबल का मतलब एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये आपको समझ में आएगा जब आप ये करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 होमवर्क। हाँ, अगर दिव्यांशु अगर ग्रॉस रिसीट, जो ट्रस्ट की ग्रॉस रिसीट है, अगर आपका एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, उस ग्रॉस रिसीट में बिजनेस का ग्रॉस रिसीट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो चैरिटेबल है, ठीक है। तो 1 to 4 होमवर्क, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क, 11 ले लो ना, 11 होमवर्क। एनोनिमस डोनेशन का क्या होता है, एनोनिमस डोनेशन 11 होमवर्क। क्या 11 बाद में भी करोगे तो चलेगा? नहीं नहीं, नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख के नहीं करना है, सिर्फ आपको रीड करना है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो थोड़ा आप लिख के करेंगे, ठीक है। उसके बाद होमवर्क में लिखिए क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो, 15 16 तो 2 मिनट में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क, 17 होमवर्क, 18 होमवर्क। अरे मत दो सर, अरे ये बच्चा बोल रहा है और दो ले, 18 के बाद ले 19 होमवर्क, 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 होमवर्क। बस सर रहम करो सर, 20 के बाद 21 होमवर्क, बस अब और कुछ नहीं दूंगा। 21 होमवर्क और दो करना भी पड़ेगा, ठीक है। 21 होमवर्क। तो गाइस आपके होमवर्क में क्वेश्चन अगेन आई एम रिपीटिंग, 21 20 21 के 20 19 18 17 16 15 और उसके आगे के 3-4 थे वो, आगे के जो 3-4 थे वो। ये गाइस एक बात बताऊं मैं, बस इतना ही सर, बस इतना आज कर लो ना तो कल तुमको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। आज अगर इतना कर लिया तो भाई साहब कल 1 से 4 11 15 21 11 15 से 21, बस यही है होमवर्क। प्रेरणा ने एकदम सही बोला। अच्छा एक बात बताओ गाइस, प्लीज 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 इधर देखो सब लोग। ओ भाई इधर, हाँ इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख, सब लोग इधर देखिए, इधर देखो। ये गाइस मैं आपको बोल रहा हूं ना कि जो भी आपकी इनकम होती है ना, उस इनकम पे आपको पहले 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये गाइस वो इनकम पे मिल रहा है, जो आपकी ट्रस्ट की इनकम होती है उस इनकम पे आपको 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। उसके बाद जो बचता है उस पे 85% वो सब करते हैं। इनकम का मतलब क्या, ग्रॉस रिसिट या नेट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम पे आपको भाई, इनकम पे आपको 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इनकम का मतलब क्या, ग्रॉस रिसिट और नेट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ग्रॉस रिसिट और नेट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ग्रॉस रिसिट या नेट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ग्रॉस रिसिट है वो फॉर एन एग्जांपल 30 लाख रुपीस है, वो ग्रॉस रिसिट है। और इनके कुछ रेवेन्यू खर्चे हैं, वो रेवेन्यू खर्चे फॉर एन एग्जांपल आपके 15 लाख है। तो क्वेश्चन ये आता है ये 15% किस पे लेंगे, इनकम, क्योंकि लॉ में बोला हुआ है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। तो हम ये 30 लाख पे ले या फिर 15 लाख को लेस करके 15 लाख बचेगा उस पे 15% ले।
राइट आंसर इज, एक बात बताओ, अगर प्लेन लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, तो आपका ये 15 लाख जो बचेगा, इस 15 लाख पे 15% ऐसे लेना चाहिए, ऐसा अगर आप नॉर्मली देखते हो तो। बट गाइस नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इन केस ऑफ कम्युनिटी ऑफ, ऐसा कुछ नाम है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का नाम बता देता हूं। दैट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन केस ऑफ द प्रोग्राम फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन 15% ऑफ ग्रॉस रिसिट वुड बी एलिजिबल फॉर एक्यूमुलेशन। मतलब ग्रॉस रिसिट का लेना है, और रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चा वो सब अप्लाइड में लेना है। आपको रेवेन्यू खर्चा और आपका कैपिटल खर्चा है वो आपको अप्लाइड में लेना है। तो देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इन केस ऑफ प्रोग्राम फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन 2001 का 15% ऑफ ग्रॉस रिसिट वुड बी एलिजिबल फॉर एक्यूमुलेशन। हाउएवर एज पर द प्लेन रीडिंग ऑफ द लॉ 15% ऑफ इनकम दैट इज नेट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड बी एलिजिबल फॉर एक्यूमुलेशन। अगर आप लैंग्वेज लॉ का पढ़ते हो तो इनकम पे बोला हुआ है, तो इनकम का मतलब तो नेट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, बट नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फॉलो करोगे और हर जगह आपको 15% ऑफ द ग्रॉस रिसिट लेना है। चलो अब एक और चीज समझना गाइस, अब आपको आगे क्या है वो मैं बता दूं। आज आपका होमवर्क है अच्छा खासा, और होमवर्क में अच्छा खासा होमवर्क है, और अब ये रीजन ये है कि सर आज तो होमवर्क होगा नहीं, क्योंकि अगर ऑफिस जा रहे हैं तो शाम को भी नहीं होगा, बट शाम को आई थिंक जिन लोगों का आईडीटी का क्लास वगैरह नहीं है तो वो लोग कर सकते हैं शाम को। गाइस ये कल सुबह आप होमवर्क करिए, कल का लेक्चर मैं आज आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूं, रिकॉर्डेड कल का लेक्चर। अपनी मर्जी है तब अपने पेस पे देख लीजिएगा, अपनी मर्जी है उसके हिसाब से। कल का लेक्चर रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं सुबह नहीं लेना चाहता लाइव, नहीं तो क्या होगा ना, आपका होमवर्क बाकी रहा तो फिर आप वो लेक्चर मजा नहीं आएगा। होमवर्क पहले कंप्लीट करिए, होमवर्क पहले कंप्लीट करिए पूरा आज, और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद कल आप अपनी मर्जी से सुबह शाम आफ्टरनून जब देखना है तब आप वो लेक्चर देख लीजिए। मेरा अब लेक्चर होगा संडे को, संडे को लेक्चर है, आंसर इज यस, संडे को लेक्चर है आपका सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक ले लेंगे, 8 बजे से 12 बजे संडे को अपना लेक्चर रहेगा। कल का लेक्चर रिकॉर्डेड है, जब आपको देखना है तब देखना, ट्रस्ट का ही लेक्चर रहेगा कल करके, ठीक है। चलिए संडे को क्लास है, यस संडे को है करके, ठीक है, संडे को क्लास है। एक ही रिकॉर्डेड दे रहा हूं, लास्ट के 15 दिन से एक रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दिया आपको, ठीक है। चलो बाय, आज के लिए इतना बहुत है। कल का रिकॉर्डेड लेक्चर है, आज आपको मिल जाएगा, आज ही ड्राइव पे लिंक मिल जाएगा, बट प्लीज आप पहले होमवर्क के क्वेश्चन करिए फिर आप वो लेक्चर देखिए, क्योंकि उस लेक्चर में फिर मैंने जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया ना वो सब डिस्कस किए हैं कि इसमें ये डाउट आया होगा, इसमें ये आया होगा, इसमें ये आया होगा, वैसा हुआ होगा करिए, ठीक है। संडे को आपका रहेगा लेक्चर। चलो डन। टेस्ट का क्या है मैं ग्रुप पे बता दूंगा। चलो बाय, टेक केयर, बाय।